हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा था। पिछले लेक्चर पे मैंने आपको वहाँ पर बताया था नस्ट इक्वेशन के बारे में, और आपको ये बताया था नस्ट इक्वेशन वहाँ पर एक्सप्लेन करता था कि अगर कोई गैल्वेनिक शेल है तो वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, प्रेशर ऑफ गैसेस और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो नस्ट इक्वेशन से हमने वहाँ पर देखा था। और साथ ही साथ हाफ शेल के ऊपर, जैसे अगर कोई ऑक्सीडेशन हाफ शेल है या फिर रिडक्शन हाफ शेल है, तो वहाँ पर भी हम नस्ट इक्वेशन का यूज़ कर ले जाते थे। और आपको बताया था अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल के बीच में रिलेशन देखा जाए तो क्या रिलेशन होगा, वो साथ साथ कंसंट्रेशन सेल और फ्यूल सेल के बारे में भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो हिस्सों में बांट के पढ़ा रहा था। मैंने कहा था पहला हिस्सा वहाँ पर ये होगा कि केमिकल रिएक्शन से क्या हो जाएगा, कोई वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी या फिर कह सकते हैं केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये पहला हिस्सा था। और मैंने कहा था कि जो दूसरा हिस्सा इसका ये होगा कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, केमिकल एनर्जी में। मतलब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे करके किसी केमिकल रिएक्शंस को कराएंगे। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो नॉर्मली खुद से नहीं हो रही थी, नॉन स्पॉन्टेनियस थी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि वहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तभी होती है, खुद से तो नहीं होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तभी वो रिएक्शंस होती है। और इस पे और क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा जोन है उसको देखने वाले हैं, और इसको भी स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, जिसमें प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोलिसिस का। तो चलिए आते हैं यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इसको देखते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ पर होगा ये भी हमें ध्यान देना है। इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं। ये जो प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस देखेंगे जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी दे करके हम कोई केमिकल रिएक्शंस कराएंगे। ठीक, हम देखेंगे कोई केमिकल रिएक्शंस होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दे करके हम कोई केमिकल रिएक्शंस वहाँ पर कराएंगे। तो इस बात का आपको वहाँ पर ध्यान देना है, समझ में। तो ऐसा कुछ वहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, क्या सारी चीज़ें हैं, तो उसको मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पर पहले एक सेल दिखाता हूँ। सेल यहाँ पर बना है, लेकिन मैं फिर से खुद से बनाऊंगा और आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो, अगर आपको ये दूसरा जोन समझना है, जहाँ पर हम ये देखेंगे सेकेंड जो हिस्सा है इसका, और यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। ठीक है, इसका मतलब यही कहना चाहता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने का सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी देकर के कोई केमिकल रिएक्शंस करा। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर एक सेल को समझना पड़ेगा जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और याद रहे कि जब हम लोग वो पहला वाला जोन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको गैल्वेनिक सेल की मदद से, और उसमें भी डेनियल सेल बनाया था, उसकी मदद से वहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। अब यहाँ पर इस जोन को समझाने के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है, यहाँ पर देखते हैं। हम एक बीकर लेते हैं, ठीक है, ऐसे, या फिर कोई कंटेनर लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं कि हम दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं ऐसे। याद रहिए, ये मेटल के इलेक्ट्रोड हम यहाँ पर डालते हैं, ऐसे कुछ हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है कि मैं आपको बताऊं कि हम कोई ऐसा कह देते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर भर देते हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी रहता है, ठीक है, ऐसे। और ये जो ना इलेक्ट्रोड आपको दिखाई दे रहा है, इनको हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सर्किट से यहाँ पर इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ऐसे इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है। तो आपको बताइए यहाँ पर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपको पता है यहाँ पर क्या बोलने वाले, इसको एनोड बोलेंगे। गैल्वेनिक सेल में उल्टा होता था, इस बात का ध्यान देना। अगर प्लस माइनस के बेसिस पे बोले तो गैल्वेनिक सेल में जिसके ऊपर माइनस आता था, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसको एनोड, जिसके ऊपर प्लस आता उसको कैथोड बोलते थे। लेकिन यहाँ पर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से इसको जोड़े हैं, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला हमने जिससे जोड़ा है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। जिस पे नेगेटिव वाला जोड़ा है इसको कैथोड कहा जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा इसको ध्यान देना।
होता कुछ ऐसा यहाँ पर है कि आपको बताया जा रहा है कि जब हमने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स भर दिया, क्योंकि यहाँ पर हम क्या भरते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स भरते हैं। अब वो इलेक्ट्रोलाइट जब एक्वस मीडियम में यहाँ पर मैंने भर दिया वैसे, या फिर वैसे भी भर देते हैं, वो आपको पता है अपने आयंस में वहाँ पर डिसोसिएट कर जाते हैं, जैसे प्लस माइनस में ऐसे वो डिसोसिएट हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स था, वो अपने आयंस में टूट करके यहाँ पर पड़ा था। और जैसे ही हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो यहाँ पर करंट का फ्लो होने लगता है। और करंट का फ्लो होने लगता है, एक पोटेंशियल डेवलप होता है। और आप यहाँ पर ये देखेंगे जो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड है, मतलब जो कैटायन वो किसकी तरफ जा रहा है, कैथोड पे। कैटायन वाले भाग के जाते कहाँ पर, कैथोड पे, और एनायन वाले कहाँ पर जाते हैं, एनोड पे। ऐसी घटना वहाँ पर होने लगती है जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसको इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू करते हैं। अब अगर स्विच को ऑफ कर दो, ठीक है, जैसे स्विच ऑफ करेंगे ये फिर से जाना बंद कर देते हैं, फिर से वो रेंडमली इधर उधर जहाँ मन के वहाँ भले जाएंगे। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं कभी इसकी तरफ प्लस वाला जाएगा, इसकी तरफ माइनस, वो कहीं पर भी जाएंगे, ऐसे वैसे कुछ भी घूमते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जैसे स्विच को ऑन किया, फिर से यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा, तो फिर से प्लस वाले भाग करके जाएंगे इधर कैटायन पे, और माइनस वाले जाएंगे एनोड पर, ठीक है। तो ऐसा कुछ वहाँ पर होता है। तो कैटायन कैथोड पे जाने लगता है, एनायन एनोड पे जाता है। तब जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, करंट का फ्लो कराते हैं, मतलब सर्किट ऑन होता है और यहाँ पर स्विच को ऑन कर देते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। अब सवाल ये आता है, आखिर ये प्लस वाला इस पे क्यों जा रहा है, ये प्लस वाला इस नेगेटिव वाले के पास से क्यों जा रहा है, ये नेगेटिव वाला इस प्लस वाले के पास क्यों जा रहा है, ठीक है। तो देखो इसका रीज़न मैं आपको बताऊँ कि हमेशा से ये चीज़ मान के चला करो, कोई नहीं चाहता है किसी के ऊपर चार्ज हो, कि अगर कहीं पर किसी के ऊपर चार्ज होगा तो चार्ज होगा तो एनर्जी होगी, एनर्जी होगी तो फिर आपको पता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। हर कोई चाहता है अपने चार्ज को ख़त्म कर लिया जाए जल्दी से जल्दी। तो जैसे यहाँ पर भी क्या हो जाता है कि मान लेते हैं हमने कुछ भी यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं किया है, स्विच अभी ऑफ है यहाँ पर, और यहाँ पर आयंस डाल दिया, जैसे एक्वस मीडियम में आयंस डाल दिया, तो यहाँ पर आयंस में से वो क्या करते हैं, अपने आयंस में प्लस और माइनस में टूट करके वैसे से घूम रहे थे। लेकिन हम जैसे ही यहाँ पर स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पर जाते क्यों हैं, क्योंकि इस प्लस वाले आयंस का यही होता है, जो कैटायन होता है, वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर जाकर के अपने चार्ज को ख़त्म कर लें। और ये तभी संभव है जब यहाँ पर कैटायन जाए एनोड पे, और एनायन वाला चाहता है ये भी इसका चार्ज खत्म हो जाए, मतलब अपने आप को डिस्चार्ज करना चाहता है। और अपने आप को डिस्चार्ज करने के चक्कर में ही ये चाहते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड प्लस वाले माइनस की तरफ, माइनस वाले प्लस की तरफ जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर एक दूसरे को वहाँ पर वो डिस्चार्ज हो जाए, उनके ऊपर का चार्ज खत्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब तक चार्ज रहेगा तब तक आप मान के चलो कि वो स्टेबल नहीं माने जाते, ठीक है। तो इसीलिए मौका मिलता है तो हर कोई चाहता है अपने चार्ज को ख़त्म कर लिया जाए। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर मोल्टेन NaCl, या फिर इसकी जहाँ पर आपको ऐसा लिख सकता है हाईली कंसंट्रेट NaCl में ले लेता हूँ, ऐसा कुछ हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट NaCl या फिर मोल्टेन NaCl ले लेते हैं, मतलब उनका पिघला हुआ फॉर्म था या फिर बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट फॉर्म था। जब ऐसा लेते हैं यहाँ पर उसके इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो NaCl है वो अपने Na+ आयन और Cl- आयन में टूट जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर इसके अंदर भरे गए। अब होता क्या है बताओ, जब NaCl थे तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई चार्ज नहीं था इनके ऊपर। लेकिन जब अपने आयंस में टूटे तो इनके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इनके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। और ये भी आपको पता होना चाहिए इनके ऊपर प्लस चार्ज क्यों आया, कि उन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया। क्लोरीन के पास यहाँ पर अब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं एक्स्ट्रा, इसी की वजह से क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आता है। इन 2 इलेक्ट्रॉन किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़े, एक खुद का होता है, एक दूसरा जो लेकर के आया किसी और से। जैसे एक यहाँ पर इसका क्लोरीन का होगा, एक दूसरा ये जो सोडियम का लेके आए। अब इनके ऊपर चार्ज आ गया, और जब इनको मौका मिलता है, ऐसे इलेक्ट्रोड्स इनको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर करंट का फ्लो कराया जा रहा है, तो इनको लगता है कि हमारे पास ये मौका मिल रहा है अपने आप को डिस्चार्ज होने का। तो अब इतना तो हमें पता है, जो एनायन है वो जाएगा एनोड पे, जो कैटायन है वो कैथोड पे जाएगा। अब अगर आपसे खुद पूछा जाए ये बताओ इस क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्यों है, तो आप यही बताओगे क्योंकि इसने अपने अलावा एक और इलेक्ट्रॉन रखा है एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज है। तो सवाल आता है सोडियम के ऊपर क्यों चार्ज है, तो आप ये बताओगे क्योंकि सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, जिसकी वजह से इनके ऊपर चार्ज है। तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है, जिसकी वजह से ये भी चार्ज हो गए। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से ये भी चार्ज है।
अब दोनों का एक ही मकसद है, कैसे भी करके अपने चार्ज को ख़त्म कर दिया जाए। तो अब क्या होगा, तो अब देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या घटना घटी, रिएक्शन एट एनोड। और एनोड पे हमें पता है क्या चार्ज होता है, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड पे क्या घटना घटी, तो आपको पता है एनोड मतलब पॉजिटिव, और इसमें से कौन सा आयन भाग के जाएगा उसकी तरफ, क्लोरीन। क्लोरीन के पास आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें से किसका खुद का है, और जो नेगेटिव चार्ज आया है वो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से है जो सोडियम से लेके आया। अब सवाल आता है ये अपने चार्ज को कैसे ख़त्म करे। मान लेते हैं ये चाहता है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर कोई पाप लगा हुआ है, वो चाहता है अपने पाप को ख़त्म कर लिया जाए, अपने चार्ज को ख़त्म कर लिया जाए। तो उसके पास एक ही रास्ता है, भाई जिसकी वजह से तुम्हारे पास चार्ज आया है, जो लेने की वजह से तुम्हारे पास चार्ज आया, उसका त्याग कर दो, ठीक, उसे जाकर के वहाँ पर रिलीज़ कर दो। तो वो बस यही करता है, उसको मौका मिला अपने पाप को धुलने का, ठीक, अपने चार्ज को ख़त्म करने का, तो वो जाता है कहाँ पर, एनोड पे जाएगा, और एनोड पे जा करके सबसे पहले काम करता है कि भाई ये लो, मैंने सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लिया था, अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रोड को दे देता हूँ। और क्लोरीन अपने उसी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इसी इलेक्ट्रोड पे जा करके वहाँ पर क्या करता है, रिलीज़ कर देता है, इस इलेक्ट्रोड पे रख देता है एनोड पे। और जैसे वहाँ पर रखता है कि एकदम मस्त वो फ्री हो जाता है, और फ्री होकर के मतलब आप ऐसा कह सकते हैं अब क्लोरीन गैस बन करके वहाँ से ऊपर निकलने लगता है, उड़ने लगता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते ही क्लोरीन फ्री हो गया, और यहाँ पर क्या कर रहा है, Cl2 गैस बन करके वहाँ पर इवॉल्व होने लगता है। यहाँ पर मैंने एक क्लोरीन लिखा है, एक Cl- आयन लिखा है, तभी मैं यहाँ पर हाफ Cl2 बना रहा हूँ। अगर आप 2 लिखते तो 2 से आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता, क्योंकि 1 से 1 निकलता है, तो 2 से 2, तो आप यहाँ पर एक कंप्लीट Cl2 बना सकते थे। तो ये आपने देखा रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे घटना क्या घटी, आप बताओगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया गया है, ठीक है, एनायन के द्वारा। अब आते हैं भाई आखिर कैथोड पे, तब क्या हुआ, रिएक्शन एट कैथोड। और कैथोड पे जब हम चलते हैं तो वहाँ पर आपको ये कहता है, जाहिर सी बात है कैथोड पे कौन भागा होगा, कैटायन। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों में से कौन गया वहाँ पर, सोडियम। अब सोडियम वहाँ पर जाता है, ठीक है, वहाँ पर गया। अब क्या करेगा, सोडियम के ऊपर चार्ज क्यों है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन निकाला था। अब चार्ज कैसे खत्म हो सकता है, अगर उसी इलेक्ट्रॉन को फिर से ले ले। लेकिन सवाल तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, तो आप यहाँ से ये देखें, एनायन ने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया था किसको, एनोड को, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख करके चला आया, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से घुमा करके फिर यहाँ पर आ जाएगा, और उस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेता है, ये कैटायन। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, तो अब ये क्या करेगा, फिर से सोडियम मेटल बना देगा, यहाँ पर ऐसा बना लेता। तो ये भी हो गया डिस्चार्ज, और क्लोरीन भी हो गया डिस्चार्ज। क्लोरीन डिस्चार्ज होकर के क्या निकाल रहा है, क्लोरीन गैस, और सोडियम वहाँ पर क्या कर रहा है, सोडियम का फॉर्मेशन कर रहा है। अब एक बात बताऊँ, NaCl तो हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं, नमक अगर आप लेकर के चलते हो, ठीक है, NaCl कॉमन सा, अगर आप उसको नॉर्मली पानी में ऐसा घोल दें, क्या वहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगी, खुद सोच के बताओ, क्या कभी क्लोरीन गैस निकला, नहीं निकली। लेकिन जब आप उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कौन सी गैस निकल रही थी, क्लोरीन गैस निकलने लगती है। तो इसका मतलब कहा गया है कि अगर यहाँ पर नॉर्मली इस बात को समझा जाए कि यहाँ पर अगर ये क्लोरीन गैस की बात करते हैं तो खुद से नहीं निकल रहा था, लेकिन जब वहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करने लगे, वहाँ पर करंट का फ्लो कराने लगे वहाँ पर, तब जा करके क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही। मतलब ये एक रिएक्शन ही तो हुआ, और ऐसी रिएक्शन नॉर्मली खुद से नहीं हो रही थी, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी दिया तब ये होना शुरू कर देता। हाँ समझ में। तो इसीलिए कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिसिस करा करके हम कोई केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, वो एक्चुअली में केमिकल रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो खुद से नहीं होती है। जब उनको इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है तभी होता, नहीं तो नहीं हो पाता। तो ऐसा कुछ यहाँ पर प्रोसेस होता है। बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या हो जाता है, एक बीकर होगा, उसी में 2 इलेक्ट्रोड होंगे। हाँ, एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड है इस बात का भी हमें ध्यान देना। आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ कहता है भाई एक काम करना, इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज़ करना। आया समझ में, किसका, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करने का मतलब ये हो जाता है ऐसे इलेक्ट्रोड जिनका काम क्या होगा, इनका काम क्या हो जाता है, यहाँ पर आप ध्यान देना। जैसे यहाँ पर ये जा करके क्या हो रहा है बताओ, ए नोड पे आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ए नोड पे ऑलवेज क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है, जबकि कैथोड पे ऑलवेज क्या होता है, रिडक्शन। चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, प्रोसेस सेम होगा, प्लस और माइनस भले बदल जाए वहाँ पर,
एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो रिएक्शन एट एनोड की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर ये कहता है कि आप अगर खुद देखिए क्या सच में यहाँ पर ऑक्सीडेशन, क्लोरीन माइनस था, अब क्या हो जाता है 0। तो माइनस से 0 हुआ तब बताओगे ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और वो चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं। और यहाँ पर कैथोड पे रिडक्शन होता है, आप देख रहे हैं प्लस से 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इसका मतलब बताओगे यहाँ पर इनका रिडक्शन हो जाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है और वहाँ पर रिडक्शन हो जाता है। ऐसा समझिए। तो ये प्रोसेस यहाँ पर होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन खुद से नहीं होता था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया तभी जाकर के यहाँ पर ये रिएक्शंस हो रही। इस बात का आपको वहाँ पर ध्यान देना है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं और देखते हैं इसको। देखते हैं यहाँ पर आपको क्या बताता है इलेक्ट्रोलिसिस में। The process of chemical decompositions of an electrolytes by passing electric current through its solution is called as electrolysis। बताइए इट्स कैरिड आउट एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोलिसिस एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कराई जाती है। फिर और आपको क्या बताता है यहाँ पर, कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कह रहा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इनका सिंपल सा काम है, और इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी का मतलब ये हो जाता है कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देकर कोई केमिकल रिएक्शंस करा रहा है। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला है, तो आप बताओगे ये एनोड का काम कर रहा है, ये कैथोड का काम कर रहा है। जब यहाँ पर स्विच को ऑन करते हैं तो पॉजिटिव वाले आप देख रहे हैं यहाँ पर कैथोड पे जा रहे हैं, नेगेटिव वाले एनायन पे जा रहा है, एनोड पे जा रहा है। चले आते हैं यहाँ पर देखते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड व्हाइल एनायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड। कैटायन कैथोड की तरफ जाता है और एनायन कहाँ पर जाता है, एनोड की तरफ जाता है। फिर कह रहे हैं ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा, वेयर एज रिडक्शन अकर एट कैथोड, जबकि रिडक्शन कहाँ पर होगा, कैथोड पे होगा, और ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। ये हमेशा हर जगह फिट बैठता है। अब द इलेक्ट्रोलिटिक शेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, फिर से वही लिख रहा है। फिर कह रहा है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड आर यूजली यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और एक चीज़ याद रखना, इनर्ट इलेक्ट्रोड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए है जो वहाँ पर क्या करे, या तो ऑक्सीडेशंस कराए या तो रिडक्शंस कराए, या तो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से एक्सेप्ट करे, एक जगह तक ट्रांसफर करे, और कुछ नहीं चाहिए हमें उनका। ये नहीं कि पता चला जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उनसे रिएक्शन करके कुछ और बना ले, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है उनसे रिएक्शन करके कुछ और बना ले। तो हमें ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं चाहिए जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शंस करने लगे, हमारे बनने वाले प्रोडक्ट के साथ रिएक्शंस करने लगे। इसलिए इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज़ करते जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, इन सब का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो भाई आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोड आर यूजली यूज्ड इन एन इलेक्ट्रोलिटिक शेल। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बताया क्या, मेटालिक इलेक्ट्रोड विच डू नॉट रिएक्ट विथ आयन और फाइनल प्रोडक्ट आर कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं प्लेटिनम, गोल्ड, ग्रेफाइट एंड रोहोडी, ये बताया गया यहाँ पर ऐसे मेटालिक इलेक्ट्रोड होते हैं जो ना तो आयन से, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, ना तो उनसे रिएक्शंस करते हैं, ना तो हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनते हैं उनसे रिएक्शंस करते हैं। तो वो केवल और केवल या तो ऑक्सीडेशन का काम कराते हैं, तो रिडक्शन। एक इलेक्ट्रोड क्या करेगा, एनोड क्या करेगा, ऑक्सीडेशन का काम, और कैथोड क्या करेगा, रिडक्शन का काम कराएगा। ठीक है, वही काम वहाँ पर उनका रहता है, इस बात का ध्यान देना। कह रहा है आयन आर ऑलवेज मूव टूवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड। याद रखना, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देंगे तब वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाना वहाँ पर जाने लगते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर वहाँ पर स्विच को ऑफ कर दे तो क्या होगा, फिर वो रैंडम मोशन करने लगते हैं। अभी क्या हो जाता है, उनको क्या हो जाता है, एक रास्ता दिखता है कि प्लस वाले को दिखता है मुझे कैटायन की तरफ जाता है, और माइनस वाले को मुझे एनायन की तरफ जाना है। और अगर वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्विच को ऑफ कर देते हैं या फिर करंट का फ्लो करना बंद कर देते हैं, तो अब बताओगे अब रेंडमली जैसे इधर उधर जहाँ मन करे वहाँ पर ऐसा
रैंडम मोशन करने लगता है। तो कल को ऐसा स्टेटमेंट में आए तो अभी आपको ध्यान देना। अब आपको यहां पर बताता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी इजिली डिटरमाइंड व्हेन। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मोल्टन NaCl लिया, तो आप बताओगे वहां पर एनोड पे हमें क्या मिल रहा था, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे सोडियम मेटल मिल रहा था। तो ये बताया गया अगर वहां पर केवल एक ही कैटायन और एक ही एनायन है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत ही होगी अगर एक से ज़्यादा कैटायन एनायन है तो क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर पहले मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी इजिली डिटरमाइंड व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जब केवल एक टाइप का कैटायन और एक टाइप का एनायन उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में प्रेजेंट हो तब तो कोई दिक्कत नहीं। बताया गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड NaCl। मोल्टन सोडियम क्लोराइड का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पर मैंने कहा कि मोल्टन NaCl हमें क्या देगा, या फिर हाईली कंसनट्रेट भी लिख सकते हैं, Na और Cl माइनस आपको देगा आयन। फिर एनोड पे मैंने आपको बताया क्लोरीन गैस जाता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, उस एनोड को पकड़ा देता है इलेक्ट्रॉन और अपना खुद क्लोरीन गैस बन के उड़ने लगता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर माइनस से 0 हो रहा है तो बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, रिडक्शन एट कैथोड, कैथोड पे अगर रिडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कहता है कैटायन मूव टूवर्ड्स कैथोड, रिडक्शन अकर एट कैथोड। सोडियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, वहाँ पर कैथोड पे जाकर वो 0 हो जाता है और यहाँ पर एरो नीचे की तरफ हमें दिखाना है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका कम हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन। चलो ये तो आपको बताया मैंने केस। अब मैं आपको यहाँ पर एक और केस बता रहा हूँ। अब देखना यहाँ पर क्या होता है। अभी एक ही पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला था तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमसे कह दिया जाए एक्वस NaCl लिया गया, ठीक है, कह रहे इनकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे, जब एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो याद रखना अब हमारे पास कैटायन और एनायन की लिस्ट में क्या क्या आएगा। अगर मैं आपसे कह देता हूँ कैटायन उस सोल्यूशन के अंदर और उस सोल्यूशन के अंदर एनायन, तो अब याद रखना जैसे ही यहाँ पर हम जाते हैं तो कैटायन NaCl है तो आप बताओगे Na प्लस तो होगा ही होगा, लेकिन याद रहे एक्वस की बात आने का मतलब वहाँ पर वाटर की भी एंट्री करा दी गई है, वो भी अपने आयंस में टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। तो अब कैटायन हमारे पास एक ने कितने हो जाएंगे, 2 हो जाते हैं, Na प्लस और एक H प्लस। अच्छा दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो एनायन होगा, और एनायन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप बताओगे Cl माइनस तो है ही, और दूसरा यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा बताओ, एक्वस की वजह से वहाँ पर वाटर का एनायन मिलेगा, मतलब ये। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा कैटायन है और एक से ज़्यादा एनायन। और अब अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर पहले कि अब क्या हुआ होगा उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, फर्स्ट जिसमें हम कहेंगे रिएक्शन एट एनोड, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, उसमें क्या घटना घटी। इस बार 2 लोग हैं, इनमें कंपटीशन होगा, लेकिन कंपटीशन में जीत जाता है यहाँ पर क्लोरीन, और क्लोरीन जाता है, ठीक है, और क्लोरीन जाएगा तो वहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, और यहाँ पर आप बताओगे हाफ Cl2 वहाँ पर इवॉल्व करता है, क्लोरीन गैस इवॉल्व करता है। पहले वाले की तरह जब मैंने मोल्टन लिया था तब भी एनोड पे क्लोरीन गैस ही निकला, एक्वस लिया तब भी क्लोरीन गैस लिया, तो ये बात ठीक तो है। अब लेकिन देखा यहाँ पर कहता है कि अगर हम बात करते हैं रिएक्शन एट कैथोड, अगर कैथोड पे रिएक्शंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कैथोड पे जब रिएक्शंस होगी तो याद रखना अब यहाँ पर सवाल आता है Na ही चला जाए कि H प्लस जाए। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कैथोड पे H प्लस जाता है, H प्लस मतलब वाटर का हिस्सा जाता है, और वो H प्लस, और H प्लस क्या करता है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि कैटायन है, इसके चार्ज को ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और ये बना देगा वहाँ पर O2 H2। तो सवाल आता है सोडियम कहाँ है, सोडियम नहीं जा पाया। तो यहाँ पर ध्यान देना कि क्लोरीन क्या था, क्लोरीन गैस बनाया एनोड पे, ठीक है, OH माइनस नहीं पहुँच पाया वहाँ पर, बेचारा ये नहीं पहुँच पाया। लेकिन सपना तो इसका भी था कि डिस्चार्ज होने का, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो क्यों जाते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरह, क्योंकि उनका एक ही सपना है अपने चार्ज को ख़त्म कर ले। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्लोरीन एनायन था और यहाँ पर Cl माइनस आयन OH माइनस आयन था, क्लोरीन जल्दी से पहुँच गया, ये पहुँच नहीं पाया। अब इसमें कंपटीशन आई कि आखिर कैथोड पे क्या हुआ, पता चला सोडियम नहीं जा पाया,
H प्लस जाता है और H प्लस जाकर के क्लोरीन गैस को इवॉल्व करता है। सवाल आता है ऐसा क्या है, Na क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि क्लोरीन तो उसी के इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर गया था, इलेक्ट्रॉन जा करके उसी के लिए तो इलेक्ट्रॉन उसने एनोड पे निकाला होगा कि एनोड पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रख देते, उधर से जाके सोडियम उसको पकड़ लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पकड़ा तो गया इलेक्ट्रॉन लेकिन उसके द्वारा नहीं, किसके द्वारा? H प्लस आयन के द्वारा, और वहाँ पर निकलने लगी हाइड्रोजन गैस। ऐसा क्यों? तो अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कॉन्सेप्ट। देखो होता क्या है कि अगर एक से ज़्यादा कैटायन और एक से ज़्यादा एनायन अगर सोल्यूशन में है तो ऐसा नहीं कि सभी लोग जा करके वहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब उसमें से कोई पर्टिकुलर कैटायन ही कैथोड में, पर्टिकुलर एनायन ही जाकर के एनोड पे डिस्चार्ज होगा। अब कौन डिस्चार्ज होगा कौन नहीं डिस्चार्ज होगा, इसके लिए एक थ्योरी आती है जिसको कहते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी हमें ये सिखाता है, कहता है कि ऐसे आयंस जिनका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई होता है, ठीक है, डिस्चार्ज पोटेंशियल मतलब कहते हैं मुझे डिस्चार्ज अगर होना है तो पोटेंशियल यहाँ पर और ज़्यादा जनरेट करो, क्योंकि हम अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ते हैं मतलब है कि वहाँ पर पोटेंशियल डेवलप करते हैं ना, तो कहता है कि हम इतने अपने डिस्चार्ज होंगे और पोटेंशियल बढ़ाओ तब जाकर के हम डिस्चार्ज होंगे। तो ऐसे लोग की मैं बात कर रहा हूँ जिनके इलेक्ट्रो आप बताओगे डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है, हर एक आयन का अपना एक डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर कहता है जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल, जिसकी डिमांड हाई होती है, ठीक है, वो जल्दी डिस्चार्ज नहीं होते, और जिसकी डिमांड कम होती है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं आपको कोई एक काम करवाना है, ठीक है, कोई आप मजदूर पकड़ के लेके आते हैं, फिर मजदूर ढूंढने जाते हैं वहाँ पर। तो आपको एक छोटा मोटा कोई काम है, कोई एक है कह रहा है कि मैं 500 रुपये लूँगा, 500 रुपये में आपका ये काम कर दूँगा। तो आपने कहा ठीक है। तब तक एक दूसरा कोई आता है कहता है मैं वही काम 200 रुपये में कर दूँगा। तो अब आपके ऊपर, आप बताओ आप किसको सिलेक्ट करोगे? नॉर्मली अगर देखा जाए तो आदमी किसको सिलेक्ट करेगा, कहे भाई ये 200 में काम कर रहा है, ठीक है, सस्ता भी है, सेम वही काम कर रहे हैं, और वो 500 मांग रहे हैं इसका, तो आप क्या करोगे? 200 वाले से काम करवा लोगे। मतलब 500 वाले की डिमांड ज़्यादा थी, कह रहे भाई इस काम को करने के लिए 500 रुपये मिलेंगे तब मैं कर पाऊँगा, मतलब उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई था। एक दूसरा था जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो था, कह रहा था मैं इतने में भी कर जाऊँगा। तो जिसका लो था वो जल्दी जा करके डिस्चार्ज हो जाता है। सेम ऐसे यहाँ पर भी रहता है कि अब यहाँ पर जब एक से ज़्यादा कैटायन होंगे, एक से ज़्यादा एनायन होंगे, तो याद रखना जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो जा करके डिस्चार्ज हो जाएगा, और जिसका हाई होगा वो जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा। तो एनसीईआरटी में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखता, लेकिन मैं आपको एक हिंट देता हूँ यहाँ पर। अगर आपको बताओ, अगर मैं ऐसा कह देता हूँ यहाँ पर सोडियम है और H प्लस है, मानते हैं दोनों का सपना है डिस्चार्ज होना, लेकिन सोडियम एक मेटल है और ऐसा वैसा अच्छा खासा मेटल। अगर हमसे पूछा जाए सोडियम एक मेटल और मेटल चाहता क्या है, और रिड्यूस होना चाहता है कि ऑक्सीडाइज होना चाहता है, खुद हमेशा सोच के बताओ। हमेशा मेटल का मतलब ही होता है कि वो क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर रखे, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख के घूमे, ठीक है। तो वो रिड्यूस होना नहीं चाहता, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। और सोडियम पहले से अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, अगर वो Na में जाएगा तो ये रिड्यूस होगा। मतलब एक ऐसी घटना यहाँ पर करने जा रहे हैं हम जो वो होना पसंद नहीं करता है, क्योंकि इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बताई, और आपको बताया था हाइड्रोजन के ऊपर जो लोग पाए जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जैसा मैंने आपको बताया था, उनके SRP की वैल्यू माइनस होती है। और नेगेटिव होने का मतलब वो बताते हैं कि ये लोग रिड्यूस होना नहीं चाहते हैं, इनको ज़बरदस्ती रिड्यूस करके इनका ऑर्डर अरेंज किया गया। क्योंकि मैंने कहा था जहाँ जहाँ वैल्यू माइनस में आएगी, चाहे वो ई शेल की बात करे चाहे ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करता है, माइनस का मतलब एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करता है। तो इसीलिए याद रखना कि जो भी अच्छे मेटल्स होते हैं, अगर वो कभी एक्वस फॉर्म में आपसे उनको देखने को मिल जाए, अच्छे मेटल मतलब फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, ठीक, और डी ब्लॉक के भी कुछ अच्छे लोग अगर एक्वस मीडियम में आते हैं, तो जाहिर सी बात है तो वहाँ पर वाटर का भी कैटायन मिलेगा और उस अच्छे मेटल का भी कैटायन मिलेगा। और जब हम उनको डिस्चार्ज करने जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो मेटल है, मेटल अपने आयनिक फॉर्म में रहना पसंद करता है, क्योंकि अगर वो डिस्चार्ज होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, और मेटल रिड्यूस होना पसंद नहीं करते हैं, खास करके वो जो हाइड्रोजन के ऊपर पाए जाने वाले मेटल्स हैं। तो उस कंडीशन में आप बताओगे वो लोग रिड्यूस होने नहीं जाएंगे, मतलब अपने आप को डिस्चार्ज करने नहीं जाएंगे। वहाँ पर कौन जाएगा? वाटर, और वाटर का कौन सा हिस्सा? H+, और वहाँ पर रिड्यूस होकर क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस निकालेगा, ठीक है।
और एनायन के केस में मैं आपको ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा, वहां पर आपको ध्यान देना है कि ऐसे कोई भी एनायन अगर आपको दिखाई दे, अगर उसके पास ऑक्सीजन है तो याद रखना तब वो डिस्चार्ज होने नहीं जाएगा, वहां पर कौन जाएगा, वाटर का हिस्सा OH, और OH जाकर के वहां पर ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व करता है अगर वाटर जाता है तो। और अगर एनायन जो भी है, जैसे क्लोरीन, क्या इसके पास कोई ऑक्सीजन नाम की चीज थी? नहीं, तो ये जाकर के खुद वहां पर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसमें जितना मैं आपको बता रहा हूँ बस उतना आपको ध्यान देना है कि बहुत डीप इसमें नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ना नहीं है यहाँ पर। मैं जो आपको हिंट दूंगा बस उसी को पढ़ते जाना। तो अभी इसके लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, वहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पर दूसरा वाला केस देखते जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, और उसी को समझेंगे और उस पर मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। When an electrolyte solution contain more than one type, cation and anion, then product obtained are predicted on the basis of preferential discharge theory। कह रहे जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के ऊपर डिपेंड करेगा। जब एक से ज़्यादा कैटायन, एक से ज़्यादा एनायन होंगे तो कौन जा करके डिस्चार्ज होगा, वो डिसाइड कौन करेगा? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अब सवाल आता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी हमें क्या सिखाता है? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कहता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हायर इज द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आयंस, लेस इज द टेंडेंसी टू गेट डिस्चार्ज। कहता है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा उसका उतना कम चांसेस होगा उसके डिस्चार्ज होने के। तो ये बताया गया ना, लेस इज इट्स टेंडेंसी टू गेट डिस्चार्ज, तो उसके डिस्चार्ज होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे जितना ज़्यादा उसका पोटेंशियल क्या होगा? हायर होगा। कौन सा पोटेंशियल? डिस्चार्ज पोटेंशियल। वही आपको बताया गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस की बात कर रहे हैं तो आप बताओगे एक्वस NaCl, तो यहाँ पर कैटायन 2 होंगे, एनायन 2 होंगे। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया कि रिएक्शन अकर एट एनोड, एनायन मूव टूवर्ड्स एनोड, ये आपको दिख रहा है, क्लोरीन गैस यहाँ पर निकलती है, ये देखा गया एनोड पे उस समय। और कैथोड पे चीज़ें बदल गई, रिएक्शन एट कैथोड देखा गया, कैटायन मूव करके गया, लेकिन कौन सा कैटायन? H+। कहाँ से आया था? वाटर से आया था। उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस ने इवॉल्व करना शुरू कर दिया। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये कैसे पता चलेगा भाई कब कौन जाएगा क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ हिंट देता हूँ जिससे कि आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे। ट्रिक फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन और एनायंस प्रेजेंट। तो जो जो बातें बता रहा हूँ बस उसको अच्छे से समझना, ठीक है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। पहला कहता है इफ गिवन कैटायन आर प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। गिवन कैटायन मतलब जो यहाँ पर कैटायन मैं आपको ऐसा कुछ बता रहा हूँ, और ये कैटायन कौन है बताओ? लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इसके बाद एल्युमिनियम और मैग्नीज। अब देख रहे हैं इनको। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करते हैं इनको पहचानते हो? अब बताओ कि हाँ ये फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप मतलब S ब्लॉक के लोग हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम थर्ड ए ग्रुप, ये भी अच्छा खासा है, और Mn D ब्लॉक का। तो ये लोग जो हैं अगर कभी एक्वस मीडियम में आप इनको देख लिए तो याद रखना ये इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल काफ़ी हाई होते हैं। ये लोग कोई भी रिड्यूस होना पसंद नहीं करते हैं। अगर इनको मौका मिलता है कि मेरी जगह पर वाटर जा सकता है, चांसेस है, तो ये वाटर को ही भेज देते, कहते हैं काम करो तो अपने H+ को भेजो और जाके बोलो उसको ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करे, हम लोग नहीं जाने वाले क्योंकि हम इसी में खुश हैं अपने आयनिक फॉर्म। आए समझ में? तो यहाँ पर याद रखना कि अगर यहाँ पर आपको इन्हीं के लिए बोल रहे हैं इफ गिवन कैटायन आर प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन, अगर ये लोग एक्वस सोल्यूशन में हैं, ठीक है, दे विल नेवर रिड्यूस्ड एट कैथोड, तो ये कभी भी कैथोड पे रिड्यूस होने के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कहता है इस कंडीशन पर वाटर मतलब H2O कैथोड पर रिड्यूस होगा, और जब वाटर कैथोड पर रिड्यूस होगा तो याद रखना यहाँ पर एक बात हर कोई, वाटर जब जाके रिड्यूस होगा तो वहाँ पर क्या इवॉल्व करेगा पता है? हाइड्रोजन गैस। वाटर जाकर के वहाँ पर रिड्यूस होगा, जिसको मैंने शॉर्ट में केवल H+ ऐसा दिखाया था, और वहाँ पर हाफ H2, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, या फिर आपको पता है वाटर जाके हो रहा है तो वाटर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और हाफ H2 निकालेगा और OH- बनाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है, इस बात का ध्यान देना। ये कब होगा बताओ? ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ऐसा तब होगा जब वहाँ पर ऐसे लोग जो मैंने आपको यहाँ पर लिस्ट में बताया, और इसमें भी सीधे साधे आपको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, वो भी हैं लगभग आपको यहाँ पर फर्स्ट या सेकेंड ए ग्रुप के लोग हैं, एल्युमिनियम और मैंगनीज है, ठीक है। तो कुछ बुकों में तो इनका एक प्रेफरेंशियल ऑर्डर भी लिखा गया था, लेकिन अब उतना पढ़ने से कोई मतलब है नहीं,
एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, तो अब बहुत डीप जाओगे तो उससे कुछ मतलब निकल के आएगा नहीं। बस जितना मैं आपको हिंट दे रहा हूँ बस इतने से आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो अब बताओ कि अगर ऐसे लोग एक्वस फॉर्म में अगर ऐसे आयन दिखे, ये डिस्चार्ज नहीं होंगे, तो वहाँ पर वाटर जाएगा और वाटर जाकर के क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे। और आगे यहाँ पर नीचे लिख भी देता है वाटर के रिडक्शन एट कैथोड पर H2 गैस लिबरेट होगी। और आगे बताता है यदि केटायन गिवन केटायन, मतलब अगर ये केटायन है लेकिन ये एक्वस फॉर्म में नहीं है, तब तो ये खुद जाएंगे डिस्चार्ज होने के। जैसे मैंने मॉल्टन NaCl लिखा था, इसलिए मॉल्टन लिखा तो कैथोड पे सोडियम मिला था, आया समझ में, लेकिन एक्वस लिखा तो अब कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलने लगा। तो मॉल्टन लिखा तो मतलब केवल वही केटायन था Na+, इसके अलावा कोई दूसरा केटायन नहीं था, अकेला केटायन था। अगर अकेला एक ही केटायन है तो चाहे वो जो हो चाहे जैसा भी हो उसी को ही जाना पड़ेगा डिस्चार्ज होने के लिए। वही कहता है कि यदि गिवन केटायन दिया गया केटायन के साथ वाटर प्रेजेंट नहीं है तो केटायन ही रिड्यूस होगा। अगर दिए गए केटायन के साथ वाटर प्रेजेंट नहीं है तो वो केटायन ही जाकर के वहां पर क्या होगा, रिड्यूस होगा। फिर आपको यहां पर कहता है इफ एनायन कंटेन ऑक्सीजन। अब एनायन के बारे में बातें बता रहे, तो बस यहाँ पर ट्रिक से इसको हम देखते हैं। कह रहे हैं कि अगर यदि एनायन कंटेन ऑक्सीजन एटम देन इट विल नेवर गेट ऑक्सीडाइज्ड एट कैथोड। अगर एनायन के पास ऑक्सीजन एटम वहाँ पर मौजूद है, जो भी एनायन है, तो वो कभी भी वहाँ पर रिड्यूस होने के लिए, ऑक्सीडाइज होने के लिए नहीं जाएगा। और वहाँ पर कौन जाएगा, तो इस कंडीशन पे अब बताओगे एनोड पे भी वाटर का ही कब्जा होगा। इस कंडीशन पर वाटर मतलब H2O ऑक्सीडाइज होगा। और याद रहे यहाँ पर अगर हम एक वाटर को जाकर के, एक मोल वाटर को वहाँ पर क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, तो आप बताओगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या करता है, ये एक्सेप्ट करेगा, सॉरी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पर हाफ O2 निकल रहा है। अगर आप कंप्लीट O2 निकालना चाहते हैं तो आपको 2 मोल और वाटर लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 4H+ बनेगा, तब एक O2 बनता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो 1 मोल H2O से कितना मोल इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, 2 मोल। चलो, और कह रहे हैं वाटर के ऑक्सीडेशन होने पर एनोड पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व। तो याद रखना अगर जो भी एनायन है उसके पास ऑक्सीजन ऑलरेडी है तो वो वहाँ पर जा करके ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वाटर जाएगा। और वाटर जब ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे तो ऑक्सीजन गैस निकालेगा। और वाटर अगर रिड्यूस होगा कैथोड पे, क्योंकि रिडक्शन कैथोड पे होता है, तो कौन सी गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस। और ऑक्सीडाइज होगा कहाँ पर, एनोड पे, तो कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस निकालेगा। आपको यहाँ पर कहता है सम ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन। जैसे मैं आपको जो कह रहा था कि अगर एनायन के पास पहले से ऑक्सीजन है, जैसे कि ये लोग हो जाए NO2-, NO3-, SO3-, CO3-, SO4, PO4, OH-। ऐसे एनायन अगर आपको दिखाई दे रहे हैं और ये वाटर के साथ है, किसके साथ है, वाटर के साथ, एक्वस फॉर्म में दिख जाएगा, तो ये लोग वहाँ पर ऑक्सीडाइज होने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि एनायन का ऑक्सीडेशन होता है, ये नहीं जाएंगे। और इनके यहाँ कौन जाएगा, वाटर। और वाटर जाके क्या निकालेगा, ऑक्सीजन गैस को निकालता है एनोड पे। इफ एनायन हैज़ नो ऑक्सीजन, अगर एनायन के पास ऑक्सीजन नहीं है, इनके पास तो ऑक्सीजन है, तो ये लोग नहीं जा पाएंगे, वाटर ही जाएगा इनकी जगह पे और ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा। अगर एनायन ऐसा हो जैसे ये लोग हैं, इनके पास ऑक्सीजन नहीं है, इफ एनायन हैज़ नो ऑक्सीजन एटम देन इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एनोड, तो वो खुद जा करके एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा। जैसे क्लोरीन का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, चाहे एक्वस NaCl में चाहे मोल्टन NaCl में, क्लोरीन ही जा करके वहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ था और क्लोरीन गैस इवॉल्व किया था, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं था। इसे ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर हो सकते हैं। इस कंडीशन पे वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कहता ऑल अबव कॉन्सेप्ट, ये भी चीज़ हर कोई ध्यान देगा, ऑल अबव कॉन्सेप्ट इज अप्लीकेबल इफ इनर्ट इलेक्ट्रोड टेकन इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं तब जा करके ये सारी चीज़ें वहाँ पर फिट बैठेगी। क्योंकि एक एग्जाम्पल NCERT में नहीं लिखा, लेकिन दूसरे बुकों में लिखा जाता है कि अगर जो NaCl हम ले लिए एक्वस फॉर्म में, तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर एनोड पे मिल रहा क्लोरीन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलने लगी। लेकिन आपको पता है अगर आप मरकरी का इलेक्ट्रोड यूज़ कर लेंगे, क्या मरकरी का अगर बाई चांस आप इलेक्ट्रोड यूज़ कर लेते, तो उस कंडीशन पे याद रखना कि कैथोड पे अब वाटर नहीं जाएगा, वहाँ पर कौन, सोडियम ही चला जाता था। क्योंकि मरकरी इलेक्ट्रोड के केस में सोडियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल काफ़ी कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो सोडियम ही जाकर के वहाँ पर डिस्चार्ज होता था। पूछने के चांसेस नहीं, बस मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पे एक लाइन लिखा गया कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके तभी एप्लीकेबल हैं
जब आप वहाँ पर क्या यूज़ करते हो, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो, मतलब जो वहाँ पर कोई तामझाम ना करे, कोई रिएक्शन ना करे, ठीक है, ना तो आयन से ना तो बनने वाले प्रोडक्ट से, तब जा करके आप बताओगे वहाँ पर ऐसा प्रोसेस यूज़ होगा। और आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा या फिर जो पूछा गया वो इनर्ट इलेक्ट्रोड का ही पूछेगा, क्योंकि यही केस आपके सिलेबस में है। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब मैंने आपको यहाँ पर एक बार फिर से लिख दिया है, जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, ग्रेफाइट, ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल्स में आते हैं। चलो अभी जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं आपको वहाँ पर क्या करूँगा, ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स बताऊँ, वहाँ पर प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जो कि हमें ध्यान देना। चलिए, जैसे कि कहता अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट मतलब क्या हुआ है बताओ, Na2SO4, ठीक है, इन वाटर, मतलब कि एक्वस फॉर्म की बात कर रहे हैं। चलिए, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या होगा। कैथोड पे और एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बताओ, अगर एक्वस फॉर्म में है भाई, हर कोई बताओ कितने केटायन होंगे। अब बताओगे यहाँ पर Na+ नाम का केटायन होगा और H+ नाम का भी केटायन होगा। और बताओ एनायन कौन से होंगे। अब बताओ कि एक तो SO4 2- वाले होंगे और दूसरा कौन सा हो जाएगा, OH- होगा। ऐसा कुछ वहाँ पर होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब 2 केटायन 2 एनायन है और एक्वस फॉर्म में, तो मैंने आपको क्या बताया था बताओ। अब अगर हमसे पूछा जाए कैथोड पे क्या मिलेगा, जैसे इन्होंने पूछा वैसे हमें बताना है। कैथोड पे पहले बताना, फिर एनोड पे बताना। तो बताओ मैंने क्या बताया था। अगर उस लिस्ट में, उस लिस्ट से ये मैच कर रहे हैं कि नहीं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, मैग्नीज, और उसके बाद कौन सा था वहाँ पर, ठीक है, एल्युमिनियम, ये सबके सब मैच तो कर रहे हैं यहाँ पर, उसी लिस्ट से तो मैच किया। और मैंने कहा अगर ऐसे लोग एक्वस मीडियम है तो ये नहीं जाएंगे, और कौन जाएगा, H+ जाएगा, और H+ जाएगा तो वहाँ पर क्या करेगा, अब बताओगे H2 गैस को इवॉल्व करता है। मतलब कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगी। तो एनोड पे क्या, मैंने कहा कि अगर एनायन भारी भरकम है, कैसा है, भारी भरकम, मतलब कि ऑक्सीजन लेके पड़ा हुआ है वहाँ पर, तो उस कंडीशन में अब बताओगे ये नहीं जाएगा, और कौन जाएगा, वाटर, और वाटर का हिस्सा वहाँ पर जाएगा, तो क्या निकालता था बताओ, O2 को इवॉल्व करेगा। आप समझ में, वाटर जाएगा तो O2 इवॉल्व करेगा, और पूरी रिएक्शंस भी लिख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एनोड पे हमें ऑक्सीजन मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलता है, H2। तो कौन सा ऑप्शन, एनोड पे पहले आपको कैथोड बताना था हाइड्रोजन, और एनोड पे क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन। तो पहला वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो जो कॉन्सेप्ट आपको बताया आप उसको अप्लाई करेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अ डाइल्यूट aqueous solution of Na2SO4 is electrolyzed using platinum electrode. The product at anode and cathode are, तो आपसे कह रहे हैं Na2SO, फिर से वही सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, Na2SO4 है और वो भी एक्वस फॉर्म में है। तो एक बार फिर से आप बताओगे पहले आपको, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि पहले मुझे एनोड का बताओ फिर कैथोड का बताओ। आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पर Na+SO4- है, पहले यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ, Na+H+ है, और यहाँ पर SO4 2- और कौन हो जाएगा, OH-। तो बताओ एनोड को पहले बताना है। एनोड मतलब जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, क्या ये पहुँच पाएगा, नहीं। कौन पहुँचेगा, वाटर। वाटर पहुँच के क्या निकालता है, O2। तो O2 वाला ऑप्शन, यहाँ पर 2 जगह O2 चल रहा है। फिर क्या, अब कह रहे हैं कैथोड। कैथोड पे बताओ ये एक्वस फॉर्म में Na आपको दिख रहा है, क्या ये जाएगा डिस्चार्ज होने, नहीं। तो कौन जाएगा, वाटर। वाटर का जाने का मतलब, वाटर का हिस्सा मतलब H+ जाएगा, और क्या निकालेगा वहाँ पर, H2 गैस। तो बताओ कि यहाँ पर पहला वाला करेक्ट। चलिए, आपकी प्रैक्टिस हो इसके लिए मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे कंपाउंड यहाँ पर लिख दिए हैं, और आपको ऐसा बताना है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैंने इसको ट्रिक बताया उससे आपको करना। एक्वस HCl है, आपको बताना है कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा। आपको पता है एक्वस HCl का मतलब होता है H+Cl- आयन तो है, एक्वस की वजह से क्या हो जाएगा, H+ और OH-। बताओ केटायन कितने टाइप के, एक टाइप का, कोई कॉम्पिटिशन। HCl भी H+ दे रहा था और वाटर भी H+ दे रहा था, तो जाहिर सी बात है कैथोड पे रिडक्शन होता था, यहाँ पर HCl से क्या निकलेगा, H2 गैस इवॉल्व होगी। एनोड पे क्या होगा, कंपटीशन देखना, Cl- और OH-। मैंने कहा क्या एनायन के पास, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसके एनायन के पास ऑक्सीजन है, क्या बताओगे, ऑक्सीजन नहीं है। नहीं है तो ये खुद जाएगा बड़ी तेजी से वहाँ पर अपने आप को रिड्यूस करेगा, क्लोरीन रिड्यूस करके कौन सी गैस निकलता है, क्लोरीन गैस। चलो यहाँ पर बताओ AgNO3, तो आप बताओगे एक तो Ag+ वाला और एक NO3-, और एक्वस की वजह से H+ और OH- भी।
चलो पहले केटायन वाले का हिस्सा साफ करते हैं। बताओ यहाँ पर Ag प्लस और H प्लस कंपटीशन चल रहा है, क्या उस लिस्ट में मैंने जो बताया था वहाँ पर Ag प्लस भी था क्या? बताओ, सोच के बताओ। Ag प्लस कहाँ था? नहीं था। कौन था वहाँ पर? अब बताओ कि फर्स्ट है सेकेंड वाले ग्रुप एल्युमिनियम मैग्नीज ये सब थे। Ag नहीं था, सिल्वर नहीं था। सिल्वर नहीं था तो मैंने कहा अगर वही लोग रहते हैं तो नहीं जाते, इसके अलावा जो होगा वो जाएगा। और अब बताओगे इसका मतलब Ag जाएगा तो सिल्वर जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आप बताओगे सिल्वर का मेटल डिपॉजिट होगा। हाँ समझ में, कैथोड पे आपको Ag मिलेगा, इस बार हाइड्रोजन गैस नहीं। अब आते हैं एनोड पे। हमारे एनायन के पास ऑक्सीजन है कि नहीं? आप बताओगे हाँ NO3 माइनस है, तो क्या ये जा पाएगा? नहीं जाएगा। तो ये नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? वाटर। वाटर जाके एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व करता था? O2 गैस को इवॉल्व करता था। ऐसे हो जाता है। आया समझ में? चलो और एग्जांपल बताओ यहाँ पर। चलिए कॉपर सल्फेट बताया गया, और कॉपर सल्फेट की बात आती है वैसे तो आपको पता होना चाहिए कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में होता है, तो आपको पता है इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर क्यों होता है किसी को पता है? आपको पता है इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कॉपर Cu2+ आयन के रूप में होता है, और इसका जो ब्लू कलर होता है इसी की वजह से होता है, Cu2+ आयन की वजह से। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है, एक्वस फॉर्म में था, इसके इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो आप बताओगे पहले यहाँ पर हिसाब लिख लेते हैं, हमें Cu2+ नाम का मिलेगा, SO4 नाम का मिलेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओगे? H+ मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाता है? OH-, एक्वस का वाला आयन यहाँ पर। ठीक है, अब कंपटीशन पहले कॉपर और हाइड्रोजन में करते हैं। क्या कॉपर उस लिस्ट में था? नहीं था, क्योंकि कॉपर उस लिस्ट का नहीं था, तो इसका मतलब कॉपर खुद जाएगा डिस्चार्ज होने, और जब कॉपर जाएगा डिस्चार्ज होने के लिए तो आपको पता है तो कॉपर कैसे डिस्चार्ज होगा? Cu2+ से क्या कर लेगा वो? Cu सॉलिड का फॉर्मेशन कर लेता है ऐसे। और एनोड पे कंपटीशन है, बताओ SO4 माइनस वाला एनायन है और वाटर का एनायन है। अब बताओ क्या ये जा पाएगा? क्या बताया? इसके पास ऑक्सीजन ऑलरेडी है तो ये नहीं जाएगा, वाटर जाएगा, और वाटर जाके कौन सी गैस इवॉल्व करता है? ऑक्सीजन गैस। और एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है, जब एक्वस NaCl कॉपर सल्फेट लिया गया ब्लू कलर का था, और जब इलेक्ट्रोलिसिस करते गए कुछ समय बाद पता चला इसका ब्लू कलर गायब हो गया और कलरलेस हो गया। अगर हमसे कभी ऐसा पूछा जाए कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ब्लू कलर गायब क्यों हो जाता है, वो कलरलेस क्यों हो जाता है? क्योंकि आप बताओगे कि जब तक हम इलेक्ट्रोलिसिस नहीं किए थे उस सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट कॉपर 2+ आयन की वजह से था, ठीक है, और कॉपर 2+ आयन के रूप में था, और इसी की वजह से सोल्यूशन ब्लू होता था। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं 2+ किस में कन्वर्ट होने लगता है? कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होकर के उस मेटल की रॉड पे जाकर के बैठने लगता है, और जब उसके ऊपर जाकर के बैठने लगता है तो जाहिर सी बात है सोल्यूशन से धीरे धीरे Cu2+ आयन गायब होने लगेंगे, जिनकी वजह से ब्लू कलर था। जैसे जैसे ये गायब होंगे वैसे वैसे ब्लू कलर भी गायब होता चला जाता है। ठीक है, तो चलो अगला बताओ NaCl। NaCl का तो अभी करके आ रहे हैं। बताओ Na+Cl- एक्वस लिखा है, तो कैथोड पे क्या Na जा पाएगा? नहीं, वहाँ पर वाटर जाएगा, और कैथोड पे वाटर क्या निकलता है? H2। Cl देख रहे हैं यहाँ पर, Cl क्या इसके पास ऑक्सीजन है? नहीं है, तो ये खुद जाएगा और खुद जाकर के क्या निकलता है? वहाँ पर क्लोरीन गैस को इवॉल्व करता है। ऐसा कुछ हो जाता है। चलो 2 एग्जाम्पल और बताओ जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और उम्मीद रहे कि कभी भी इन्हीं एग्जाम्पल से ही आ जाए, नहीं आएगा तो इसी से मिलते जुलते आ जाएंगे। KBr है, बताओ भाई, और एक्वस का मतलब बताओ कि यहाँ पर H+ भी है और OH- भी है। तो KBr में के कहाँ से? फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो आपको बताया उस लिस्ट में है, तो कहेगा हम तो नहीं जा पाएंगे, H+ को भेज दो, और H+ जाएगा कैथोड पे तो क्या निकलेगा? वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। अब एनोड की बात करते हैं। क्या ब्रोमीन इसको जाने देगा? कहेगा नहीं, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, मैं जाऊँगा खुद डिस्चार्ज होने के लिए, और ब्रोमीन जाएगा तो वहाँ पर क्या? Br2 का फॉर्मेशन कर देगा। ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाएगा। चलिए एक और बचा है, यहाँ पर बता दो, NaNO3। फिर से यहाँ पर Na+NO3-। इसके अलावा H+ नाम का भी आयन है, और यहाँ पर OH- नाम का भी आयन है। पहले चलो केटायन का निपटाते हैं। दोनों केटायन में कंपटीशन, ये तो जाएगा नहीं, कहेगा H+ जाए क्योंकि मेरा डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये नहीं जाएगा। फिर एनोड पे आते हैं। एनोड पे आपको NO3- और ये, तो इनके पास ऑक्सीजन पहले से, ये नहीं जा पाएंगे, कौन जाएगा? वाटर जाकर क्या निकलेगा? ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व कर देगा। ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। तो बताओ आया समझ में?
कि अगर कभी भी ऐसा पूछा जाए कि हमें क्या मिलेगा एनोड पे कैथोड पे क्या मिलेगा, वो भी इनर्ट इलेक्ट्रोड अगर यूज़ किया जाता है तो। चलो जो अभी केस मैंने कॉपर सल्फेट का बताया वही यहाँ पर लिखा गया है, इसको सुन लेते हैं नोट करके। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में कॉपर सल्फेट लिया तो द सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस, कुछ समय बाद सोल्यूशन कलरलेस हो जाता है। क्यों, अब इसका रीजन बता रहे हैं यहाँ से। बिकॉज ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन इज ड्यू टू Cu2 plus ion presence in aqueous solution on electrolysis. This ion Cu2 plus reduced in Cu, क्योंकि यहाँ पर Cu2 plus आयन जैसे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वो Cu2 plus आयन रिड्यूस होकर के कॉपर बनाने लगता है Cu। ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर Cu2 plus की वजह से, जाहिर सी बात है Cu2 plus ही नहीं बचेंगे एक समय के बाद, तो ब्लू कलर कहाँ से बचेगा। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में आपको बताया, और कैटायन पे क्या मिलेगा, एनायन पे क्या मिलेगा, वहाँ पर कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा, कैसे डिसाइड करते थे वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर इसी पे ही इलेक्ट्रोलिसिस में भी और सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, धीरे धीरे उसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी चीज़ आपको यहाँ पर जो मैंने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया तो उसको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, और उसमें हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे कि एलिमेंट्री कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमसे पूछा चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता है अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज पूछा जाए तो हम कैसे बताएंगे। पहली बात आती है 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, आप बताओगे 6.02 10 की पावर 23। ये मैंने मोल कांस्टेंट आपको बताया था, कोई भी चीज़ पूछी जाए 1 मोल तो मतलब ये हो जाता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों के ऊपर टोटल कितना चार्ज हो हमसे पूछा जा रहा है। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.62 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का ये चार्ज होता है एक के ऊपर। और लेकिन एक का नहीं पूछा हमसे, कर 1 मोल का। जब एक का हमें पता है उसके बाद चाहे जितने का पूछे तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं, आसानी से पता चल जाता है। तो आप यहाँ पर बात करोगे तो आप ये बताओगे चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर चार्ज की बात करते हैं तो बताओगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 एक के ऊपर। और 1 मोल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया, अब बताओगे 6.02 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब इतने इलेक्ट्रॉनों का चार्ज पूछा जा रहा है और एक पे इतना होता है, तो बताओगे कोई दिक्कत नहीं, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो बताओगे इलेक्ट्रॉन के नंबर इतने हैं, एक के ऊपर इतना, मल्टीप्लाई करते हैं। लगभग वैल्यू इसकी जो वैल्यू आती है, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट 96488 आता है, लेकिन अपनी केमिस्ट्री में इसको राउंड फिगर करके 96500 लिख देते हैं। और इतने ये कुलाम है, ये चार्ज किस में है, कुलाम में है, और इतने कुलाम चार्ज को हम 1 फैराडे कहते हैं। ठीक है, 1 फैराडे के नाम से इसको जानते हैं, 1F इसको लिख दिया जाता है, मतलब इतने चार्ज की जहाँ पर हम 1F लिख सकते हैं, फिर 1F की जहाँ पर ये चार्ज हम लिख सकते हैं 96500 कुलाम। तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पर। तो ये आपको एक बार फिर से याद करा दिया गया है, 96500 कुलाम 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के ऊपर का चार्ज होता है। मतलब या फिर कल से हमसे पूछे 96500 कुलाम या फिर 1 फैराडे चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.02 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन। चलिए, अगर हमने ये पढ़ा है तो अब मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ फैराडे का लॉ। देखो सब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे, हर कोई इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा था, जब पता चला कि हाँ अगर क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रोड रख देते हैं, एक्सटर्नल सर्किट से क्या करते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ देते हैं, तो हमें कुछ ऐसी रिएक्शंस देखने को मिलती थी जो नॉर्मली नहीं होती थी। तो उस समय के लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए कि हाँ अब अपने एक्सपेरिमेंट हर कोई करने लगा, नई नई चीज़ें, कोई हाइड्रोजन निकाल रहे, कोई ऑक्सीजन निकाल रहे, कोई क्लोरीन गैस निकाल रहे, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन फैराडे उस बात को नोटिस कर रहे थे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कितना होगा, इवॉल्व हो रहा है तो कितनी मात्रा में इवॉल्व होगा, कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो कितना डिस्चार्ज होगा, वो उसके हिसाब पे चले गए। कौन, फैराडे। तो फैराडे जब वहाँ पर जाते हैं, पूरे इलेक्ट्रोलिसिस को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो क्या करते हैं वहाँ पर 2 अपने लॉ लेकर के आते हैं, और वो 2 लॉ बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। आखिर पहले लॉ में उसने क्या बताया और सेकेंड लॉ में उन्होंने हमें क्या समझाया, वो भी सारी चीज़ें इलेक्ट्रोलिसिस को देख करके। तो चलिए आते हैं यहाँ पर समझते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ, यहाँ पर फैराडे की बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस पे। 2 लॉ यहाँ पर दिया गया था इनके द्वारा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की हम बात करते हैं। और यहाँ पर हमें क्या बताया गया, तो पहले मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, फिर इनके स्टेटमेंट को समझाता हूँ। एक बार फिर से मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जल्दी से बना देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ है
और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये हमारा एनोड, ये कैथोड। अब देखना, अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि भाई प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे जो भी लोग थे तो माइनस वाले इधर भाग रहे थे और प्लस वाले इधर भाग रहे थे। और याद रहे, जब तक सर्किट ऑन है तभी तक जाते, तो ऑफ होने के बाद वो फिर से रैंडम मोशन करने लगते थे, फिर से उनको कोई मतलब नहीं कौन किधर जा रहा है, कोई मतलब नहीं। तो अब फैराडे यहाँ पर नोटिस किए, कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी केटायन हो या फिर कोई भी आयन हो, एक वो उसका कितना मास जा करके यहाँ पर डिस्चार्ज होगा, कह रहे थे वो तो डिपेंड करेगा कि हम यहाँ पर कितने चार्ज को फ्लो करा रहे हैं, एक्सटर्नल सर्किट से हम कितना चार्ज यहाँ पर फ्लो करा रहे हैं। क्योंकि जब हम चार्ज का फ्लो कराते हैं तब तक डिस्चार्ज है, जैसे चार्ज का फ्लो रोक देते हैं तुरंत के तुरंत जितना डिस्चार्ज हुआ वहीं पर रुक जाता है। फिर से चार्ज का फ्लो कराते हैं यहाँ पर, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़े तो चार्ज दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे चार्ज का फ्लो कराते हैं फिर से डिस्चार्ज होना शुरू करते हैं। यहाँ पर चार्ज देना बंद किया, मतलब जैसे करंट का फ्लो कराना बंद किया, रुक जाता है। तो अब फैराडे ने नोटिस किया ये प्लस वाला कितना जाके डिस्चार्ज होगा, ये माइनस वाला कितना यहाँ पर जाकर के अपने अमाउंट को डिस्चार्ज करेगा, अपने मास को डिस्चार्ज करेगा। तो वो तो पूरा का पूरा किसके ऊपर बात कहानी आ गई, इस चार्ज के ऊपर, आखिर हम कितना चार्ज वहाँ पर फ्लो करा रहे हैं। आया समझ में? तो यहाँ पर फैराडे का पहला लॉ ये कह रहा था कि कोई भी आयंस जो है, ठीक है, कोई भी आयंस कितना अमाउंट, कितना मास उसका जाकर के किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होगा, वो तो डिपेंड करेगा पूरा का पूरा कि भाई वहाँ पर कितना चार्ज फ्लो कराया जा रहा है। मतलब कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, Q के, और Q बराबर हर किसी को पता होगा I इंटू टी, कितनी करंट को कितने समय के लिए वहाँ पर फ्लो कराया जा रहा है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं I इंटू टी तो वो चार्ज की अमाउंट को बताता है। तो अब अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q लिख सकते हैं, या फिर W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इंटू टी लिख सकते हैं। बताओ भाई, लिख सकते हैं कि नहीं? वही यहाँ पर आपको लिख करके दिखाया गया है कि यहाँ पर इनका जो स्टेटमेंट था कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जा रहा है, Q के, या फिर Q की जहाँ पर लिखना हो तो I इंटू टी भी लिख सकते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर चार्ज की मात्रा बढ़ाते जाओगे भाई तो वहाँ पर मास भी पहले से ज़्यादा और ज़्यादा डिस्चार्ज होगा। पहले 10 ग्राम मिलता था और कर दिया, हो सकता है 20 मिल जाए, 50 मिल जाए। तो चार्ज बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पर वो और ज़्यादा अमाउंट में डिस्चार्ज होने लगेगा। इसका मतलब ये भी तो होता है चार्ज घटाते जाओगे तो पहले से कम वहाँ पर जा करके डिस्चार्ज होगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आता है। तो चलो पहले इनका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर आते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन वाले पॉइंट्स पे। तो फर्स्ट लॉ यहाँ पर जो आता है इलेक्ट्रोलिसिस का, फैराडे का, कहता है द अमाउंट मतलब वेट ऑफ एन आयन डिस्चार्ज एट आइदर इलेक्ट्रोड, किसी भी एक इलेक्ट्रोड पे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड, जितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज वहाँ पर पास्ड की गई है थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज यहाँ पर पास किया गया उसी के ही क्या हो जाएगा, उसका अमाउंट, उसका मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो चलिए अब यहाँ पर आपको क्या बताता है, अगर Q डायरेक्टली W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q के बोल दिया जाए या फिर W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाए, I इंटू टी के, तो हर किसी को पता है भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, कोई न कोई कांस्टेंट की एंट्री करानी पड़ेगी। तो यहाँ पर W बराबर जो कांस्टेंट आता है उसको हम Z लिखते हैं, Z इंटू Q लिख सकते हैं, या फिर I और T के साथ लिख रहे हैं तो W बराबर Z I इंटू टी। तो चलो यहाँ पर Q को तो हम पहचान रहे, कितना चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो कराया गया वो Q है। I यहाँ पर आप बताओ कितने करंट को फ्लो कराया जा रहा है एम्पियर में वो, और T कितने समय में, वो भी सेकंड के साथ है। सवाल है ये सब तो पता है, ये मास कितना डिस्चार्ज हुआ वो, लेकिन ये Z कौन है? तो Z के लिए यहाँ पर बताया गया भाई ये है एक कांस्टेंट, इनको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो Z को तो एक नाम दिया गया भाई, ये तो एक कांस्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z को अगर लिखना हो तो एक तरीका और है, तो वो भी देखना यहाँ पर E/96500। तो Z को हम लिखते हैं क्या, E/96500। E को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, E के लिए हर कोई याद रखेगा, ये सारी बातें कहीं न कहीं मैंने आपको पढ़ाई है, खास करके जब मैं पढ़ा रहा था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो E को कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। याद आया इक्विवेलेंट वेट, पूरा चैप्टर वॉल्यूमेट्रिक इसी पे ही चर्चा हुई थी सबसे ज़्यादा, इक्विवेलेंट वेट।
ई यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट होता है, और इक्विवेलेंट वेट बराबर अगर नहीं पता तो मैं एक बार फिर से बता दूँ, ये होता है मोलर मास अपान क्या हो जाएगा एक्स, और एक्स क्या है, इक्विवेलेंट फैक्टर है। एसिड के लिए H+ देखा जाता है, बेस लिए OH- देखा जाता है, किसी साल्ट के लिए वहाँ पर देखा जाता है टोटल चार्ज कितने हैं, कैटायन के, एनायन के, वो सारी चीज़ें तो वो यहाँ पर देखा जाता है। ये सारी चीज़ों के लिए मैंने वहाँ पर पढ़ाया था। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यहाँ पर भी जहाँ पर आएगा मैं उसके बारे में बताता रहूँगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमने सीख लिया कि जेड को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और इसको लिखना हो तो इक्विवेलेंट वेट अपन 96500। 96500 को क्या बोलते हैं आपको पता है, 1 फैराडे भी बोला जाता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ W बराबर, आप ऐसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ZI/T, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ना भाई साहब यहाँ पर EI/T और 96500। अब E को इधर भेज देते हैं तो आ जाएगा मास अपान इक्विवेलेंट वेट बराबर I/T अपान 96500। ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। तो न्यूमेरिकल्स आता है तो आपसे यहाँ पर भी सॉल्व करा सकता है, ठीक है, कहीं पर भी सॉल्व करा सकता है। अगर आपको डायरेक्ट जेड की वैल्यू दे देता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू इतनी है, तब तो हम यहाँ पर इसी पे सॉल्व कर देंगे। और अगर वहाँ पर इक्विवेलेंट वेट की तरफ घसीट के लेके जा रहा है, ठीक है, मास आपसे पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ से भी इसको बता सकते हैं। तो याद रखना, बस यहाँ पर एक बात आपको नोटिस करनी है, W/E थोड़ा पहचाना सा लग रहा है। W/E को अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट भी इसको हम कह सकते हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना है कि W/E को हम कह सकते हैं क्या, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट हम W को कह सकते हैं। और सवाल आता है अगर ग्राम इक्विवेलेंट इसको कहते हैं तो मैंने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस केवल 1 ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला थोड़ी बताया था, आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे। मैंने कहा भाई जब मास की बात आएगी तो W/E लिख लेना, मैंने कहा मोल आया था तो N/X लिख लेना, और बताओ मोलरिटी आया तो मैंने कहा था M/V/X लिख लेना, मैंने कहा अगर नॉर्मलिटी आया तो N/V लिख लेना। ये सब के सब ग्राम इक्विवेलेंट। अगर एक अच्छा क्वेश्चन पे आ गए बनाने पे वो, तो आपको पता है यहाँ पर W/E की एंट्री हो चुकी है, तो वो चाहे तो W/E की जगह पर, ठीक है, वो अगर मोल पूछ ले कितना मोल वहाँ पर डिस्चार्ज होगा, तो हम क्या करते हैं W/E की जगह पर सब कुछ हटा के N/X लिख देते हैं। कभी अगर मोलरिटी की बात आ जाए तो वहाँ पर हमको क्या करवा सकता है, ये तो थोड़ा सा कम चांसेस है, लेकिन अगर करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। M/V/X वाला फॉर्मूला यूज़ करवा सकता है, और यहाँ पर N/V वाला फॉर्मूला भी यूज़ करवा सकता है। लेकिन ज़्यादातर अभी तक जो करवाए हैं W/E ग्राम इक्विवेलेंट और N/X। तो ये चीज़ याद रखना यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले को हम कहाँ पर लेके पहुँच गए, यहाँ से W बराबर ZI/T, या फिर W/E मैंने इक्विवेलेंट वेट को इधर भेज दिया, I/T अपान 96500। I/T को आपको पता है, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ पर आपको पता है ये Q आ जाता है, और यहाँ पर इसको लिखना चाहें तो F आ जाता है। Q/F भी लिख सकते हैं, क्योंकि 96500 को आपको 1 फैराडे कहते हैं, I/T को हम क्या बोलते हैं, चार्ज कहते हैं। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। वही यहाँ पर बताया गया। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब जो भी है वहाँ पर इसको देखते हैं। ये फॉर्मूला बना, कह रहे Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज पास थ्रू द सोल्यूशन। Q जो यहाँ पर यूज़ किया गया, टोटल कितना सोल्यूशन में चार्ज पास किया गया वो Q बताएगा। I यहाँ पर करंट स्ट्रेंथ मतलब करंट को बताता है, और यूनिट हमेशा याद रहे किसमें, एम्पियर में होगा। और T यहाँ पर टाइम को बताएगा, करंट पर। और याद रहे हमेशा टाइम को सेकंड में रखना है। अगर आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है, ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या करता है, टाइम को मिनट में दे देगा, आवर्स में दे देगा, ऐसा नहीं बस वही रख करके सॉल्व कर दिया। आपका टाइम किस में होगा, सेकेंड में होना चाहिए। अगर कभी हो सकता है वहाँ पर आपसे टाइम पूछे जाए, इसमें कितना टाइम होगा, तब तो हम वहाँ पर देखेंगे कि आखिर जो भी अगर आपने सही यूनिट का पुट किया है तो जो भी टाइम आएगा वो सेकंड में ही आएगा। हाँ, उसके बाद वो मिनट में पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन आंसर जो आएगा आपका, अगर आप मास को ग्राम में, करंट को एम्पियर में रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपका जो सेकंड होगा, टाइम जो होगा वो सेकंड में आएगा। या फिर कभी आपको टाइम वहाँ पर दिया है कि 30 मिनट में कितना डिपॉजिट होगा, 50 मिनट में कितना डिपॉजिट होगा, ऐसे नहीं मिनट वाला रख दिया, तो वहाँ पर सेकंड में वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान देना कि ऐसे नहीं क्वेश्चन आए तो वहाँ पर सिली मिस्टेक हो जाए। और जेड को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस आपको बता रहे, कह रहे भाई जेड बराबर E/96500 होता है। ई कोई और नहीं, इक्विवेलेंट वेट है, जिसको कहते हैं मोलर मास अपान एक्स कहा जाता था। तो कह रहे तब तो हम तो जेड बराबर W बराबर ZI/T लिखते थे, जेड की जहाँ पर ये लिख दिया,
EIT अपॉन 96500 और E को इधर भेज देते हैं तो W अपॉन E बराबर I इंटू टी अपॉन 96500 और I इंटू टी को हम क्यों लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। हाँ समझ लो, फैराडे। और याद है W अपॉन E को मैंने कहा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, मतलब कितने ग्राम इक्विवेलेंट उसके ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कितने रिड्यूस हो रहे हैं। कल को बाई चांस आपसे मास ना पूछे, आपसे पूछे कितना ग्राम इक्विवेलेंट वहाँ पर आपको मिल रहा है, कितना ग्राम इसको इक्विवेलेंट उसका डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट इतने की वैल्यू पूछ रही, IIT और 96500 इतना आपको रख करके सॉल्व कर देंगे। चलो ये तो फर्स्ट लॉ था। अब बात आती है सेकेंड लॉ, और सेकेंड लॉ को अगर समझना है तो उनका क्या कहना है, तो पहले अभी यहाँ पर समझाता हूँ, फिर इनके स्टेटमेंट में चलते हैं। सेकेंड लॉ का इनका ये कहना था, अगर 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिए जाए, 1 2 3 कई सारे ले लो, और सब में हम सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करा दें, सब में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को फ्लो करा दें, या फिर कह सकते हैं सेम करंट को सेम टाइम के लिए अगर फ्लो करा देते हैं। अगर एक साथ करना चाहते हो तो आप उन सभी सेल को एक सीरीज में जोड़ दो, या फिर एक सेल अलग है, ये सेल अलग है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अलग अलग है, तब भी आप उसमें नोटिस करना कि सेम करंट को सेम समय के लिए इसमें फ्लो कराओ, सेम करंट को सेम समय के लिए इसमें फ्लो कराओ, या फिर सेम चार्ज को यहाँ पर जितना फ्लो कराया उतना दूसरे में फ्लो कराओ। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया जो उन्होंने फैराडे ने नोटिस किया, वो बताने जा रहे हैं, और वही हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट था ये, और यहाँ पर पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, इनको हमने सीरीज में जोड़ दिया। ये प्लस वाला था, ये माइनस, फिर जाके इसके प्लस वाले से जुड़ा, ये माइनस वाला इसके प्लस वाले से, फिर ये माइनस जाके इनसे जुड़ा। और अगर हम मान लेते हैं पहले वाले में जो मास डिपॉजिट हुआ, जब यहाँ पर सेम करंट को सेम टाइम के लिए फ्लो कराया, हमने सबको सीरीज में जोड़ा, क्योंकि सीरीज में जोड़ने पर आपको पता है सब में सेम करंट का फ्लो होगा। यहाँ पर जो मास डिपॉजिट हुआ उसको W कहा, यहाँ पर दूसरे वाले सेल में जो हुआ उसको W भी, तीसरे वाले में WC हुआ। तो चलो ठीक है, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो मास आपका यहाँ पर जो भी आयंस होंगे वो वहाँ पर डिस्चार्ज होंगे, तो कुछ कुछ मास उनका मिलेगा। तो अब यहाँ पर फैराडे ने क्या नोटिस किया, अगर उस पर हम ध्यान दें, उनका ये कहना था कि जब उन्होंने ध्यान से देखा, ये पता चला कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट, मान लेते ये A वाला सेल था, ये B वाला था, ठीक है, इसको C मान लेते ना। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A जा करके यहाँ पर डिस्चार्ज हुआ है, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B का भी जा करके डिस्चार्ज हुआ है, और सेम ग्राम इक्विवेलेंट वहाँ पर C का भी डिस्चार्ज हुआ है। मतलब एक चीज़ यहाँ पर बात आई, उन्होंने कहा कि सभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हमने सेम करंट को सेम टाइम के लिए फ्लो कराया, तो सबके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट वहाँ पर जाकर के क्या हुए, डिस्चार्ज हुए। मैं ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ, मास नहीं बोल रहा हूँ कि सबके सेम मास डिस्चार्ज हुए, नहीं, मास नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट किसको कहते हैं बताओ, W अपॉन E, या फिर और भी जो फॉर्मूले आपको बताया इससे पहले। तो आप बताओ कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट A का था, मतलब A के मास अपॉन A के इक्विवेलेंट वेट, वो इक्वल किसके था, B के मास अपॉन B के इक्विवेलेंट वेट, मतलब V के ग्राम इक्विवेलेंट के। और वही सेम वैल्यू किसके बराबर थी, C के ग्राम इक्विवेलेंट। तो उन्होंने कहा भाई क्यों ना इस पर एक कॉन्सेप्ट बना लिया जाए। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम सेम करंट को फ्लो कराते हैं, तो वहाँ पर सेम ग्राम इक्विवेलेंट मास उनका जाकर, सेम ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जाकर के वहाँ पर डिस्चार्ज होता है। इसका मतलब A के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर B के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर C के ग्राम इक्विवेलेंट। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 लिया, अगर 2 लोग होते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं W1 अपॉन E1 बराबर ऐसे W2 अपॉन E2, अगर 2 होते तो, तब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अच्छा, इनको एक कहानी और ऐसे बताया जा सकता है यहाँ पर स्टेटमेंट में, अगर मैं इसको इधर भेज दूँ इसके इधर, क्योंकि अगर W1 अपॉन E1 बराबर W2 अपॉन E2, मतलब इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इनके ग्राम इक्विवेलेंट, ये तो लिख दिया गया। अब इसको इधर भेजते हैं, तो W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर तो यही बोला जाता है कि अगर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कराया जाता है, तो उनके मासेस का रेशियो जो डिस्चार्ज हुआ, उनके डिस्चार्ज हुए मासेस का रेशियो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो की क्या हो जाएगा, बराबर। तो इस बात को तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर होंगे, या फिर ऐसे कह सकते हैं उनके मासेस का जो रेशियो होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के क्या हो जाता है, बराबर। तो यहाँ पर कह सकते हैं W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं सेम ग्राम इक्विवेलेंट मास उनका, या फिर सेम ग्राम इक्विवेलेंट आयंस जाकर के वहाँ पर डिस्चार्ज होते हैं।
या फिर इस स्टेटमेंट को ऐसे भी बोला जा सकता है उनके मासेस का जो रेशियो होगा, डिस्चार्ज हुए मासेस का रेशियो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के ही क्या हो जाता है, इक्वल आएगा। इस बात को ऐसे भी बोला जा सकता है। अब आते हैं इनका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो कह रहा सेकेंड लॉ, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, देन द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिट एट द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड विल बी द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ये इस कहानी को बोल रहे हैं, मासेस का जो रेशियो होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर। ये इस बात को बोल रहे हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट ऐसे भी बोल सकते हैं, मैंने कहा ऐसे भी कह सकते हैं W1/E1 बराबर, आप ऐसे कह सकते हैं W2/E2। अगर आप ऐसे बोलना चाहें तो ये भी स्टेटमेंट सही है, वो भी स्टेटमेंट सही है। ऐसे बोलेंगे तो मतलब जितना ग्राम इक्विवेलेंट पहले का डिस्चार्ज होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे का भी डिस्चार्ज होगा। या फिर कह सकते हैं उनके मासेस का जो रेशियो होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होगा। अच्छा, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ये तो हमें स्टेटमेंट उन्होंने बता दिया। अब इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर कभी आपको बता दिया जाए कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड है, कह दिया जाता है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इतना ग्राम इवॉल्व होता है, बताओ अगर उतनी ही सेम चार्ज को हम कॉपर में या फिर कैल्शियम में फ्लो करा दें तो वहाँ पर उसका कितना मास डिपॉजिट होगा। तो हमने कहा अगर सेम चार्ज की बात आई और दो लोगों की बात आ जाए, दो डिफरेंट लोगों की बात, मतलब किसी एक की कहानी सुनाकर किसी दूसरे के बारे में पूछ ले और कहते सेम चार्ज को फ्लो कराया गया या फिर सेम करंट को सेम टाइम के लिए फ्लो कराया गया, तो तुरंत के तुरंत समझ लेना ये तो सेकंड लॉ की बात कर रहा है। और सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर दूसरे वाले के ग्राम इक्विवेलेंट। अब जिनका जो दिया गया है उसको रखेंगे और कैलकुलेट करते हैं। और इक्विवेलेंट वेट वो बताएंगे ना, आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट के लिए आपको याद होना चाहिए। अगर मैंने कहा है, ठीक है, यहाँ पर अभी ऊपर भी लिखा है तो एक बार फिर से लिखता हूँ, मोलर मास अपान एक्स। और एक्स का सिंपल सा मतलब यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है, तो ये हमें वहाँ पर करना होता है। चलिए फॉर्मूला था, अब कह रहे किसी फॉर्मूले में जो मैंने अभी आपको बताया W1/W2 बराबर E1/E2, और हमें पता है W बराबर क्या हो जाता है, ZIT होता है। क्या हो जाता है, Z × I × T। अगर W की जहाँ पर ऐसे लिख देते हैं Z1IT और Z2IT। देखो IT में 1 2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपको बताया दोनों सेलों में क्या फ्लो कराया गया, सेम करंट को सेम टाइम के लिए। तो अब यहाँ पर W1 की जहाँ पर Z1IT लिख दिया गया, यहाँ पर ऐसा W2 के बाद Z2IT, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले को ऐसे भी बोल सकते हैं सेकेंड लॉ में कि उनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का जो रेशियो होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के ही बराबर आएगा। तो आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताया गया Z1 एंड Z2 क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन है। एक चीज़ पहले यहाँ पर याद रखना कि फैराडे ने दो लॉ हमें बताया है। पहली बात तो ये आनी चाहिए कि हमें कैसे सेलेक्ट करना है कि पहला लॉ है कि दूसरा लॉ। जब कभी किसी एक के बारे में बताए, किसी एक आयन या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताए और पूछे कितना मास डिपॉजिट होगा या फिर कितना फ्लो करंट का फ्लो करना पड़े कि इतना मास डिपॉजिट हो जाए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपसे मास पूछे, करंट पूछ ले, टाइम पूछ ले या फिर चार्ज पूछ ले, क्योंकि यही तो था पहले वाले फॉल में, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट पूछ ले, और केवल एक के बारे में कॉपर सल्फेट बोला तो केवल कॉपर को ही पूछ रहा है, तो आपको समझ लेना फर्स्ट लॉ पे ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। और अगर कभी एक को देख करके किसी दूसरे के बारे में पूछ ले, कह रहे इतना हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, कॉपर कितना डिपॉजिट होगा। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, कहानी किसकी, हाइड्रोजन की सुनाकर किसका पूछ रहे हैं, कॉपर का। ठीक है, कल को आपसे पूछ लिया जाए इतना क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है, बताओ वहाँ पर कैल्शियम कितना डिपॉजिट होगा। आए समझ में, किसी एक को बता करके कभी किसी दूसरे के बारे में पूछा जाए, तुरंत समझना इसका मतलब है सेकंड लॉ की तरफ खींच रहा है, और तुरंत के तुरंत हमारा पहला काम होगा इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इनके ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं अब यहाँ पर करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 26 आपसे कहता है व्हाट करंट इज टू बी पास्ड फॉर 0.25 सेकेंड। 0.25 सेकेंड के लिए कितना करंट फ्लो होगा फॉर डिपोजिशन ऑफ सर्टेन वेट ऑफ मेटल विच इज इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो पहले समझो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे कह रहे हैं कितना करंट वहाँ पर फ्लो कराना पड़ेगा। ठीक है, कितने समय के लिए, टाइम आपको दे रहा है, बड़ी अच्छी बात है, सेकंड के साथ दे रहा है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने एक बात बताया, कह रहे जितना मास उसका डिपॉजिट हो रहा है ना,
वो किसके बराबर है? उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर। जितना उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट उतना ही मास वहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। तो आपने कहा ठीक है, हमसे करंट पूछा है, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं W बराबर जेड आई इंटू टी। देखना आपको फॉर्मूले में कहाँ तक लेके जाना है। जब जेड की बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर है, तो हमने ये लिखा। और आपको पता है अगर दोनों वैल्यू सेम है तो हम लिख सकते हैं W बराबर इसकी जहाँ पर भी W लिख दें या फिर यहाँ पर जेड लिख दें, जो भी आप लिखो, आई इंटू टी कर देते, ये से ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बराबर आई की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है और टी की वैल्यू कितना है बताओ, 0.25 है। तो आई बराबर कितना आ जाएगा, 1/0.25। इसको सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100 बटे 25 आ जाता है, मतलब 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर का करंट वहाँ पर फ्लो कराना पड़ेगा 0.25 सेकंड के लिए, तभी जा करके उसका जो मास डिपॉजिट होगा जेड की वैल्यू के बराबर आएगा। चलो इस क्वेश्चन को समझो, पढ़ो और बताओ कि यहाँ पर आपको क्या लगता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर आपको क्या लगता है, कौन सा लॉ लग रहा है यहाँ पर, फर्स्ट लॉ लग रहा है कि या फिर सेकंड लॉ लग रहा है। बताया क्या, अ सर्टेन करंट लिबरेटेड कितना, 0.504 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन 2 आवर्स। कह रहे हैं कुछ करंट का फ्लो कराया गया 2 घंटे के लिए, तब जाकर के 0.504 ग्राम हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। कह रहे हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर विल बी लिबरेटेड बाई सेम करंट फ्लोइंग फॉर द सेम टाइम इन कॉपर सल्फेट। अगर वही सेम करंट को सेम समय के लिए कॉपर सल्फेट में फ्लो कराया जाए तो कितना वहाँ पर कॉपर डिपॉजिट होगा। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन की कहानी सुना के कॉपर को पूछा जा रहा है, तो आप बताओगे इसका मतलब सेकंड लॉ होगा। ठीक है, और सेकंड लॉ में आपने तुरंत ये लिख दिया W1/E1 बराबर भाई W2/A2। और इसमें सबसे मेन ये होता है इक्विवेलेंट वेट को आप बहुत ही क्लियरली बताएं। अब जैसे हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ, देखो यहाँ पर इसका मास तो पता है, इसका ई कैसे निकालोगे बताओ हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन कैसे इवॉल्व हुआ, क्योंकि H+ आयन ही गया होगा वहाँ पर और वहाँ पर क्या निकाला होगा, H2 गैस। और याद रखना जब भी H2 गैस इवॉल्व होगा वो कितना, 1 मोल, हमेशा प्रोडक्ट के, वो क्या बता रहे हैं, H+ आयन निकल रहे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब आपको वहाँ पर ध्यान देना 1 मोल हाइड्रोजन गैस का हिसाब रखना है। ऐसा नहीं आप बताओगे कि वहाँ पर H+ लिख करके हाफ H2 निकाल दिया, इसको नहीं बोलेंगे भाई। जब वहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा था पूरा का पूरा 1 मोल हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करना है। जब ऐसा था तो वहाँ पर N की वैल्यू आती थी 1, क्योंकि 1 से यहाँ पर ये 0 होता था, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का ही वहाँ पर वो एक्सेप्ट करता था। लेकिन अब एक H2 पूरा कंप्लीट 1 मोल H2 को निकालने के लिए हमें पता है इसको कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके लिए N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आएगी, जो मैं यहाँ पर N या फिर X की वैल्यू लिखते हैं। तो इसीलिए याद रखना इक्विवेलेंट वेट जब H2 का पूछा जाए तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन गैस का कितना हो जाएगा, 2, और इसके X की वैल्यू कितनी है, 2, तो कितना आ जाता है, 1। चलो कॉपर का भी हमें चाहिए होगा। आपको पता है कॉपर कैसे जाता है, जब CuSO4 लिया गया वो कॉपर 2+ बनाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले करके, याद रहे, ये कॉपर सॉलिड बनाता है ऐसे। तो कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके भी X की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2। जब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे कॉपर का, इसका एटम है ना, इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाता है, 63/2। तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा। अब आता है यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, क्योंकि ये E1 E2 इसी की वैल्यू सबसे मेन है आपको यहाँ पर रखना। और सिंपल सा है, मोलर मास एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूलर वेट, और कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है वही आपका यहाँ पर X कहलाएगा। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू इसकी दी गई कितनी, 0.504/E1। E1 की वैल्यू कितनी है बताओ, अभी यहाँ पर बताया, पूरा कैलकुलेट करना कितना आया था हाइड्रोजन के लिए, 1। फिर इसका W2 हमें निकालना है, और इसके लिए अगर पूछा जाए E2 की वैल्यू, कॉपर के लिए क्या था, 63/2। इसको सॉल्व करते हैं, W2 बराबर 63 मल्टीप्लाई होगा इनसे, इनके साथ, अपान यहाँ पर क्या आ जाता है, 2, और जब सॉल्व करते हैं 16 के आसपास आ जाता है, मतलब बताओगे यहाँ पर 15.9 ग्राम के आसपास आ जाएगा। आपका सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जब भी सेकेंड लॉ को अप्लाई करेगा तो E1 E2 आपको आना चाहिए निकालना, ठीक है, मोलर मास अपान X। और X निकालने का मतलब कि जब भी जो प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे यहाँ पर कॉपर के बारे में पूछ रहा था, तो हम कॉपर को देख रहे हैं, जब एक कॉपर बनने के लिए टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसे यहाँ पर H2 बताया, एक H2 को बनने के लिए, 1 मोल H2 को बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऐसा आपको वहाँ पर बताया गया था, तो इसीलिए X की वैल्यू आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर
कह रहे 2.5 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सोल्यूशन कॉपर सल्फेट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन कैथोड वुड बी। कैथोड पे कितना वो जाकर के डिपॉजिट होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देख रहे हैं आपको चार्ज दे दिया, क्यू की वैल्यू डायरेक्ट, कोई करंट वरेंट थोड़ी दे रहा है, 2.5 वो भी फैराडे के साथ। और भाई हमसे क्या पूछा जा रहा है पता है, इस बार कह रहे ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट किसको कहते हैं बताओ? मास अपान इक्विवेलेंट वेट को कहते हैं, W अपान ई। और मैंने कहा था Q अपान एफ भी आप इसको बोल सकते हो। तो Q की वैल्यू कितना दिया है? 2.5 फैराडे, और यहाँ पर F से F कैंसिल। आप बताओगे ग्राम इक्विवेलेंट कितना? 2.5 आ जाता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है? 2.5 ही आ जाएगा। इतना ग्राम इक्विवेलेंट वहां पर डिपॉजिट होगा। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बताओ 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, इतना चार्ज अगर कहीं पर मुझे पास करना है 1 फैराडे का, तो कितना वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा? तो आप बताओगे कितने इलेक्ट्रॉनों का चार्ज होता है 1 फैराडे? आप फॉर्मूला रख करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि आप खुद बताओ ना कि आपको मैंने क्या पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे, क्योंकि मैंने कहा था इसी में अगर हम क्या 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे तो आ जाता 96500। इसी को क्या बोलते थे? 1 फैराडे। अब फॉर्मूला रख करके सॉल्व करने से अच्छा है। तो यहाँ पर भी भाई इतना तो हमारा दिमाग काम करना चाहिए कि 1 फैराडे की बात कर रहे हैं, और 1 फैराडे कितना? 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज होता है। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.02 10 की पावर 23। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। What is the amount of chlorine evolve? कितना अमाउंट क्लोरीन का इवॉल्व होगा when 2 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 30 मिनट। बताओ क्लोरीन के इवॉल्व होने की बात कर रहा है, करंट दे रहा है, समय दे रहा है, क्या किसी और की बात कर रहा है? हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है, कॉपर इवॉल्व, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब कौन से लॉ की बात कर रहे हैं? फर्स्ट लॉ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और फर्स्ट लॉ से जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है मास अपान इक्विवेलेंट वेट बराबर I इंटू टी अपान 96500। जितना इन्फॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से करना। I और T भी दिया है, मास पूछा जा रहा है, ठीक है। E हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा। क्लोरीन है तो यही सबसे मेन है। I दिख रहा है, T दिख रहा है, T मिनट में तो उसको सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे मेन क्या है भाई? अब बताओगे यहाँ पर E निकालना, और E की अगर मैं बात करूँ, हमको पता होना चाहिए कि क्लोरीन इवॉल्व होता है ना, क्या बोला जाए? क्लोरीन इवॉल्व हो रहा है। तो क्लोरीन कैसे इवॉल्व होगा? जब 2 Cl माइनस से 1 Cl2 निकलता है। मैंने कहा प्रोडक्ट हमारा 1 मोल बने तभी आपको वहाँ पर X की वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। तो अब बताओगे यहाँ पर कितना आ जाता है ये? तो आपको पता है कि अगर एक क्लोरीन से निकालता तो हाफ Cl2, लेकिन आपको एक कंप्लीट Cl2 चाहिए। तो अब बताओगे यहाँ पर याद रखना, जब 2 क्लोरीन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे? 2, तब जा करके यहाँ पर एक Cl2 बन के तैयार होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर याद रखना X की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। समझ में? X की वैल्यू कितनी आ जाती है? 2 आ जाती है। और अब आप यहाँ पर जब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो चलो अब यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेंगे। मास पूछा जा रहा है, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या? मॉलिक्यूलर वेट अपान X। क्लोरीन गैस है, कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट? 35.5 गुणे 2 मतलब 71 अपान 2। इधर I की वैल्यू किधर गया? 2 एम्पियर। चलिए, और T अगर कोई 30 रख के सॉल्व करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मिनट है भाई, मैंने कहा सेकेंड में होना चाहिए, अपान 96500। अच्छा, मास को हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाता है बताओगे? 2 इंटू 30 इंटू 60। ये भी जाकर के उधर जाएगा ना, तब बताओगे 71 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, लेकिन 2 नीचे आ जाता है। 2 इंटू 96500। अब बताओगे 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप सॉल्व करना 1.32 ग्राम के आसपास आ जाता है। तो फैराडे लॉ से जो मिले जुले क्वेश्चन आपको इसी टाइप के मिलने वाले हैं वहाँ पर, ठीक है। नीट 2024 में इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं आपके सामने। चलिए बताइए, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिया है। खास करके आज के टाइम पे क्वेश्चंस में वो ऐसे ही कर रहे हैं, वो क्वेश्चन एक देते हैं लेकिन चाहते हैं उसमें कई सारी चीज़ें पूछ ली जाए।
वो मिलाने के लिए दे देते हैं, ठीक है। उसमें कई स्टेटमेंट दे देते हैं, कहते हैं इसमें से कितने करेक्ट है कितने इनकरेक्ट है। तो नाम का वो एक क्वेश्चन रहता है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कन्वर्जन है, यहाँ पर वो कुछ बता रहे, कोई कहीं से कहीं पर पहुँच रहा है और क्या कितना नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड। देखना जब एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, क्योंकि रिएक्शंस में अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है मतलब हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हैं, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1 फैराडे। तो अब उसी का हिसाब आपको लगाना है। यहाँ पर कह रहे हैं अगर 1 मोल H2O से हम किस में जाएं, O2 में जाए। याद रहे यहाँ पर बड़े ध्यान से आपको काम करना है। कह रहे H2O हमारा 1 मोल होना चाहिए। अब इसमें O2 1 मोल नहीं बोल रहे, कह रहे 1 मोल H2O से अगर O2 प्रोड्यूस हो तो। याद रखना भी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये बताया, जब 1 मोल H2O की बात आती है तो ये जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पर निकालेगा 2 H+ और हाफ O2, याद आया। और मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ये तरीका होता है, तब वो O2 को प्रोड्यूस करता है। अगर वो कहता 1 मोल O2, याद रखना अगर 1 मोल O2 कहता कि 1 मोल O2 फ्रॉम H2O, तो आपको पता है 1 मोल O2 निकालने के लिए यहाँ पर इसके 2 मोल खर्च करने होते हैं, लेकिन वहाँ पर बोला 1 मोल H2O होना चाहिए। तो जब 1 मोल H2O से हम O2 बना रहे, कितना बना रहे उससे मतलब नहीं, ये 1 मोल ही होना चाहिए। तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 2 मोल, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने का मतलब आपको पता है क्या होगा, ठीक है। कितना फैराडे 2 फैराडे 2 फैराडे। 1 मोल का मतलब क्या बताओगे 1 फैराडे, 2 का मतलब 2। चलो बी पे आते हैं। बी पे 1 मोल MnO4 से Mn2+, कह रहे हैं कि MnO4 है माइनस से Mn2+ में जाना है। कितना है 1 मोल। याद रखना यहाँ पर ये सब हिसाब यहाँ पर मोल वाला ही देखना है। तो यहाँ पर आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 जा रहा है। +7 से +2 जाने का मतलब आपको पता है कितना इलेक्ट्रॉन उसको और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है ना। रिडक्शन कब होता है जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। भाई 5 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 से 2 हो पाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो अब आप बताओगे 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मतलब भाई खुद बताओ यहाँ पर, तो क्या करेगा ये 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर मिलेगी। अब सी वाले में क्या बोलता है 1.5 मोल 1.4 मोल कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम प्राप्त हो कितना, ये इसका मोल करे इतना 1.5 मोल अगर कैल्शियम में प्राप्त चाहिए तो कितना फैराडे वहाँ पर मिलेगा। तो आप बताओगे भाई कैल्शियम क्लोराइड जो है वो कैल्शियम आयन में टूटेगा और वो क्या करेगा कैल्शियम बनाएगा। और आपको पता है 2 से इतना होने का मतलब इसका 1 मोल बनाने के पीछे कितना इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 फैराडे। लेकिन क्या 1 मोल का, अगर 1 मोल का पूछता तो हम 2 लगाते, लेकिन 1.5 मोल का पूछ रहा है। तो आप बताओगे 1 मोल कैल्शियम के पीछे 2 फैराडे, तो 1.5 मोल कैल्शियम का पूछा जा रहा है। याद रहे 1.5 मोल कैल्शियम का पूछा जा रहा है। तो आप बताओगे 2 इंटू कितना हो जाएगा 1.5, बताओ भाई कितना 3 फैराडे। और आते हैं यहाँ पर डी वाले में। डी वाले में 1 मोल FeO, ये 1 मोल है ना कि ये 1 मोल FeO से Fe2O3। FeO में आपको बताइए फेरस आयन है, फेरस ऑक्साइड है यहाँ पर Fe2+, और यहाँ पर ये 3+ हो जाता है। बताओ अब ये कैसे, उससे मतलब नहीं, इनका 1 मोल है। ये इतना पता है कि +2 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाला कोई आयंस बना रहे, तो इनको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तभी +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनको आप बताओगे 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तब जा करके ये क्या हो जाते हैं इसके 1 मोल से अगर आप देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे। तो बताओ पहले वाले के लिए कितना बताया क्या, वाटर का O2 में 1 मोल के लिए 2 फैराडे। MnO4 से यहाँ पर आप बताओगे ये 4, इसके लिए तो 3 आया, कहाँ क्या 3 ऊपर सबसे, और इनके लिए कितना आया है 1, ये थर्ड वाला। तो हिसाब से कौन सा, A का सेकेंड, B का फोर्थ, C का फर्स्ट और D का थर्ड। तो ये वाला हो जाता है। नीट 2024 में ये पूछा गया था, तो आपको वहाँ पर यही आपको देखना था। चलो हो गया इतना। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 9.6487 एम्पियर करंट थ्रू अ वोल्ट मीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर 100 सेकेंड। मास पूछा जा रहा है कॉपर का, सोल्यूशन कैसा है कॉपर सल्फेट का है। क्या किसी और की बात चले, कॉपर ही तो बात की जा रही है।
कॉपर सल्फेट से कॉपर आयन आएगा, वो कॉपर डिपॉजिट करेगा, किसी और की बात नहीं हो रही, मतलब फर्स्ट लॉ की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। और आपको पता है कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ होगा और वो डिपॉजिट होगा किसमें, कॉपर सॉलिड में जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो, क्योंकि आपको पता है यहाँ से यहाँ पर जाने पर उसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। वैसे भी देखिए 2 से 0 मतलब कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2। चलिए अब हमारे पास फॉर्मूला है, मास पूछा जाए, मास अपन इक्विवेलेंट वेट बराबर I इंटू टी अपान 96500। बताओ भाई यही होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर आपको एक बात कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में देखना, कह रहे हैं कि कॉपर का मोलर मास 63 है, लेकिन 1 फैराडे को इस बार कह रहा है 96500 कूलम मत रखना, कितना रखना, 96487 रखना। कहा गया ठीक है, हम यहाँ पर ये रख के जानते थे, लेकिन अब ये बता रहे हो तो यही रख देंगे। तो चलो मास को निकालते हैं, मास अपान कॉपर के केस में कह रहे हैं 63, और मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या हो जाता है, एटॉमिक वेट अपान एटम है, तो एटॉमिक वेट अपान एक्स, एक्स की वैल्यू 2 होती है, इक्वल आई की वैल्यू यहाँ पर दिया गया, क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर 9.6487 इंटू टी की वैल्यू, बड़ी अच्छी बात है सेकंड के साथ दिया है, अगर मिनट में देता तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता, अपान अब यहाँ पर 96500 कूलम नहीं रखेंगे, क्योंकि जब वैसा नॉर्मली बोला जाता है नहीं कुछ दिया तो हम वहाँ पर रखते थे, और यहाँ पर बता रहे 1 फैराडे की वैल्यू इतना रखना, तो 96487 इतना रख देते हैं। आपको पता है ऊपर भी मिलती जुलती वैल्यू है, बस यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 10 की पावर -4 आ जाता है, और इसको उधर लेके जाते हैं तो W बराबर आ जाएगा, ये 63 ऊपर जाएगा, 63 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 100 अपान कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता है यहाँ पर लगभग ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कैंसिल होगा, -2 बचेगा, और इसको हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 315 इतना 0.5 31.5, लेकिन यहाँ पर 10 की पावर -2 बच रहा है ना। अब पॉइंट को आगे शिफ्ट करते हैं, ऑप्शन के हिसाब से तैयार करते हैं, 0.315 इतना ग्राम डिपॉजिट होगा, आ समझ में। तो ये चीज़ें हैं, तो हिसाब से ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर जल्दी से बता दूँ, जब कॉपर की बात आए तो याद रखना इसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी आती है, 2। कैल्शियम की बात आए ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में यही एक्स की वैल्यू वहाँ पर फंसता है। अच्छा अगर हाइड्रोजन गैस की बात है तो क्या करोगे, एक्स की वैल्यू 2, चलो ये हो गया। अच्छा अगर कभी ऑक्सीजन का पूछा जाए तब कितना बोलोगे, 1 मोल ऑक्सीजन निकल रहा है, देखो अगर आधा मोल निकलता तब 2 लगाते हैं, लेकिन जब कभी कह रहे हैं O2 प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर याद रखना एक्स की वैल्यू 4 होगी। ये कुछ बातें जरूर पता होना चाहिए कि इसी पे ही क्वेश्चंस बनाते हैं। सिल्वर का बताओ कितना बताओगे, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू कुछ लोगों का आपको पता होना चाहिए। चलो क्लोरीन का भी बताओ, अभी तो बताया था यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबका 2 हो जाएगा। तो कुछ लोग हैं ज़्यादातर 2, सिल्वर का 1, ऑक्सीजन का जरूर याद करना, जल्दबाजी में कभी वहाँ पर 2 मत रखना, यहाँ पर 4 होता है। तो ठीक है, आज के लेक्चर हम लोग यहाँ पर करते हैं, अगले टर्न पे हम लोग वहाँ पर मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कोहलॉश लॉ, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज इतना करते हैं, थैंक यू।